अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज़ कोर्ट कहानी सुनते हैं। बाद सवालात बड़े आजमाइशी नौइयत के हामिल होते हैं। वो अचानक इस तरह सामने आन खड़े होते हैं कि इनके जवाब में सच बोलते हुए इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है और ये डर महसूस होता है कि कहीं खामखा शर्मिंदगी ना उठानी पड़ जाए। वो भी कुछ इसी किस्म का सवाल था। सवाल करने वाले का नाम शकील खान था। उम्र लगभग 35 साल रही होगी। कद दरमियाना और जिस्म मजबूत, रंगत गोरी और सर के बाल सोल्जर कट। उसने मुतनासिब साइज़ की घनी मूछें रखी हुई थीं। वो एक क्लाइंट की हैसियत से मेरे ऑफिस में आया था। मैंने हस्ब मामूल पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया था। जब वो मेरे रूबरू एक नशिस्त संभाल कर बैठ गया और मैंने रस्मी अलग सलग का मरहला भी तय कर लिया तो उसने कदरे तल्ख अंदाज में मुझसे पूछा था, वकील साहब, क्या इस मुल्क में इंसानों को जीने का कोई हक नहीं? मैंने आंखें सुकेड़ कर उसका बगौर जायज़ा लिया और कहा, क्यों नहीं जनाब, इस मुल्क में इंसान करोड़ों की तादाद में आबाद हैं, जिनमें से एक इंसान आप हैं और एक मैं हूँ। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर इससे पूछा, शकील साहब, आखिर मामला क्या है? मामला बड़ा गंभीर है वकील साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आपका नाम गालिबन मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट। मैंने इसके अधूरे सवालिया जुमले के जवाब में कहा, अमजद बेग साहब। उसने तीनों अल्फाज पर अलहदा-अलहदा जोर डालते हुए कहा, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे आपकी कानूनी मदद और रहनुमाई चाहिए। मैंने रफ पेड और कलम संभालते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जी शकील साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरे छोटे भाई खलील खान को पुलिस ने कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है, उसने दुखी लहजे में बताया। इसके अलावा खलील पर लूटमार का इल्ज़ाम भी है। ओह, मैंने होंठ सुकेड़ कर मुतासिफाना अंदाज में कहा और फिर पूछा, मकतूल कौन है और ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया है? मकतूल का नाम सेठ मंसूर मालूम हुआ है, शकील ने जवाब दिया। मकतूल सेठ पापोश के इलाके में एक होटल का मालिक था। वो रात को होटल बंद करके मोटरसाइकिल पर अपने घर वाक़े न्यू कराची जा रहा था कि किसी राहज़न ने इसे लूट कर कत्ल कर डाला। पुलिस के ख्याल में वो राहज़न, वो कातिल मेरा छोटा भाई खलील खान था। चुनांचे पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया और जहाँ तक वक़्वा का ताल्लुक़ है, वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर बोला, अब ये वाक़या 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात का है। वक़ुए का मकाम सेठ मंसूर के होटल के करीब ही है। वो होटल से निकलकर मेन रोड पर चढ़ा ही था कि ये वाक़या पेश आ गया। मैंने फ़ौरन तारीखों का हिसाब लगाया और कहा, आज 11 फरवरी की शाम है और वक़ुआ 9 फरवरी की रात को पेश आया। इसका मतलब है कि अगले रोज़ यानी कि 10 फरवरी को पुलिस ने मुलज़िम को अदालत में पेश करके इसका रिमांड हासिल कर लिया होगा। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। खलील इस वक्त अदालती रिमांड पर पुलिस की कस्टडी में है। मैंने पूछा, मकतूल से जो रकम लूटी गई उसका तखमीना क्या बताया जाता है? 5,000 रुपये या कुछ ज़्यादा, शकील खान ने जवाब दिया। मैंने इस्तफसार किया, आपकी रिहाइश कराची के किस इलाके में वाक़ है? हम लोग चांदनी चौक में रहते हैं, उसने बताया। पापोश नगर? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। पापोश और चांदनी चौक दोनों नाज़माबाद के इलाके हैं और इनमें ज़्यादा फासला भी नहीं। ये दोनों मकाम एक ही थाने की हुदूद में आते हैं। मैंने पुरसोच अंदाज में थोड़ा तवक्कुफ़ किया, फिर पेट पर कलम घिसने के बाद पूछा, पुलिस ने आपके भाई को किस बिना पर सेठ मंसूर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? इरशाद अली के बयान और निशानदही पर, उसने नफ़रत भरे अंदाज में बताया। ये इरशाद अली कौन है? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। उसने बताया कि इरशाद अली मकतूल के होटल में बावर्ची का काम करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सालन वगैरह बनाना उसके फ़राइज़ में शामिल है। इरशाद का घर नागन चौरंगी के करीब है और वो रात को होटल बंद हो जाने के बाद मकतूल के साथ ही मोटरसाइकिल पर बैठकर घर जाता था। मकतूल सेठ इसे नागन चौरंगी पर ड्रॉप करके अपने घर की तरफ निकल जाता था। मेरी मालूमात इसी हद तक हैं बेग साहब। इसका मतलब है कि जब कत्ल का ये वाक़या पेश आया, इरशाद अली मकतूल के साथ मौजूद था?
मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। इसने अपनी आंखों से आपके भाई को लूट मार और डकैती, कत्ल वगैरह की ये वारदात करते देखा था। गोया वो इस केस में एनी शाहिद की हैसियत का हामिल है। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। शकील खान ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए मेरे ख्याल की तरदीद कर दी और बोला, इरशाद के मुताबिक हमलावर ने अपने चेहरे को एक ढाटे में छुपा रखा था। उसने कद काट और जिसामत की बिना पर यह अंदाज़ा कायम किया कि वो मेरा भाई खलील था। उसने पुलिस को ये भी बताया है कि वक़ुआ के रोज़ ही शाम के वक्त मुल्ज़िम और मकतूल में अच्छी खासी तल्ख़ कलामी भी हुई थी। तल्ख़ कलामी हुई थी? मैंने चौंक कर इसे देखा। ये तल्ख़ कलामी मकतूल के होटल में हुई थी? उसने इस बात में जवाब दिया और बताया, दरअसल खलील के कॉलेज का एक दोस्त नदीम इधर बोर्ड ऑफिस के करीब ही रहता है। नदीम जब भी इसे मिलने आता है तो वो लोग चाय वगैरह पीने के लिए मकतूल के होटल में बैठ जाते हैं। वक़ुआ की शाम भी ऐसा ही हुआ था। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, बस इस शाम इनके सालन में कोई मक्खी निकल आई थी, जिसके बायस खलील और नदीम की मकतूल के साथ अच्छी खासी झड़प हो गई, जिसमें खलील ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चुनांचे इस नाखुशगवार वाक़ये को बुनियाद बनाकर मकतूल के बावर्ची इरशाद अली के बयान को सच मान लिया गया और पुलिस के इस नौइयत के कारनामों के बायस लोगों के दिलों और नज़रों में उसका मकाम पूरी तरह गिर चुका है। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। अक्सर लोग पुलिस के इस रवैये की शिकायत करते हैं। अपने काम की आसानी के लिए वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते और बसा औकात कोई बेगुनाह किसी ना करता जुर्म की पादाश में इनके चुंगल में जा फंसता है और कभी कोई ख़तरनाक मुजरिम आसानी से बच निकलता है। ये सब तो ठीक है बेग साहब। इस मर्तबा शकील खान ने मेरी बात की तय की और गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन मुझे 101% यकीन है कि पुलिस वालों ने एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे भाई को इस केस में मुलविस किया है। इन्हें मेरा रवैया पसंद आया था और न ही मेरा लहजा गवारा हुआ था। इनके तेवरों से मैंने इसी वक्त ये भाप लिया था कि मौका मिलते ही वो मुझ पर कोई काम ज़रूर लगाएंगे। मैं तो इनके हाथ नहीं आया, अलबत्ता उन्होंने मेरे छोटे भाई को कत्ल और लूट मार के झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया है। यह खलील की बदकिस्मती है कि वक़ुआ की शाम इसका मकतूल से झगड़ा हो गया था, लिहाजा इरशाद की निशानदही पर शक के सारे तीर खलील के सिमत चल गए। वो लम्हे भर को थमा, एक बोझल सांस खारिज की और मायूसी भरे लहजे में बोला, मैं तो समझ रहा था कि अब तक के मुल्क इंसानों के लिए महफूज पनाहगाह की हैसियत इख्तियार कर चुका होगा, लेकिन एक माह के तजुर्बे और मुशाहिदे ने मुझे सख्त मायूस किया है। और फिर यह खलील की गिरफ्तारी का ताज़ा तरीन वाक़या, पता नहीं हमारा मुल्क किस सिमत जा रहा है। शकील खान के तवील तंज़िया और जज्बाती बयान में पे दर पे इंकिशाफात भरे हुए थे, लेकिन मैंने इसे बीच में टोकना मुनासिब न समझा और बात पूरी करने दी। चंद लम्हात के बाद जब वो खामोश हुआ तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शकील साहब, आपकी बातों से तो महसूस होता है कि आपकी रिहाइश पाकिस्तान से कहीं बाहर है जो आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, मैं गुज़िश्ता 10 साल से KSA में रह रहा हूँ, उसने जवाब दिया, मगर मेरे बीवी बच्चे इधर पाकिस्तान ही में हैं। मैं 2 साल में एक चक्कर इधर का लगाता हूँ और महीना 1.5 महीना रहकर वापस चला जाता हूँ, हर मर्तबा इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो बहुत कुछ बदला हुआ मिलेगा और ये बदलाव मुस्बित होगा। लेकिन अफसोस के वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। उसकी आंखों से झलकती बेबसी और होंठों पर सजी तलखी ने मुझ पर वाज़ेह कर दिया कि अगर वो जुमला अधूरा न छोड़ता तो उसकी ज़बान से किस किस्म के अल्फाज खारिज होते। मैंने खंकार कर गला साफ किया और पुरसोच अंदाज में कहा, KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आप सऊदी अरब में किस जगह होते हैं और आप वहाँ क्या करते हैं शकील साहब? जनाब, मैं रियाज में एक शेख की रिहाइशगाह पर काम करता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं बिजली से मुतालिक हर काम का माहिर हूँ। शेख हामिद बिन अरशद ने मुझे अपने महल में कुल वक्ती मुलाजिम रखा हुआ है। इसके महल में हर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को मैं ही ठीक करता हूँ। शेख हामिद बिन इरशाद आपको खासी मुनासिब तनख्वाह देता होगा? मैंने पूछ लिया। जी बेग साहब, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। शेख साहब को इनके हल्के में पे मास्टर कहा जाता है। मैं इनकी मुलाजमत में बहुत खुश हूँ। शकील खान साहब, मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा,
आपने थोड़ी देर पहले बड़े जज्बाती अंदाज में चंद हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं, जिनकी रोशनी में पुलिस ने एक सोची समझी साजिश के तहत आपके बजाय आपके छोटे भाई खलील खान को इस झूठे केस में उलझाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कौन सा रवैया पुलिस को पसंद नहीं आया था। इसकी तफसील जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सुनेंगे तो हंसेंगे बेग साहब, वो तमस्कुराना अंदाज में बोला। चंद रोज़ पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ, पुलिस वालों के लिए मेरा दिलो दिमाग शदीद नफ़रत से भर जाता है। आप फिक्र न करें, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं आपकी बात सुनकर बिल्कुल नहीं हंसूंगा। अगर इस वाक़ये का आपके भाई की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक़ बनता है तो ये मेरे इल्म में लाया जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, मुझे 101% यकीन है, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। खलील की गिरफ्तारी और इस पर लूट मार कत्ल का इल्ज़ाम इसी सिलसिले की कड़ी है। आप सुनेंगे तो आपको भी डांडे मिलते हुए दिखाई देंगे। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, मैंने कहा। आप बयान करें। चंद लम्हात तक वो इस अंदाज में खामोश बैठा रहा जैसे अपने जहन में बिखरे हुए मुख्तलिफ ख़यालात को मुजतमे कर रहा हो। फिर ठहरे हुए लहजे में उसने बताना शुरू किया। बेग साहब, मुझे सऊदीया से आए हुए 2-3 रोज़ ही हुए थे कि एक रात हमारे घर में डाकू घुस आए। वो कुल 2 अफराद थे और उन्होंने ठाठों की मदद से अपने चेहरों को अच्छी तरह छुपा रखा था। मुझे यकीन है कि इन डाकुओं को किसी तरह ये इत्तला मिली होगी कि मैं सऊदीया से ताज़ा आया हूँ। हमारे यहाँ एक तसव्वुर बहुत आम है कि जो भी शख्स बैरून मुल्क कमाने जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके साथ नकदी के अलावा ढेरों कीमती सामान भी लेकर आता है। लिहाजा लुटेरों और डाकुओं के दिलो दिमाग में बदनीयती की खुजली शुरू हो जाती है और वो किसी वारदात के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसा है तो उसके खामोश होने पर मैंने कहा, और ये तसव्वुर कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं। बैरून मुल्क से आने वाले खासे लदे फदे नज़र आते हैं, चुनांचे जुराइम पेशा अफराद को तहरीक मिलती है। यह आज से 30-35 साल पहले का वाक़या है, लेकिन आजकल तो जुराइम की नौइयत के साथ साथ तरीक़ा वारदात में भी बड़ी तब्दीली आई है। अब डाकुओं और लुटेरों का अंदाज़ खासा मॉडर्न और इंस्टेंट हो गया है। वो बैरून मुल्क से आने वाले बेशकीमत साजो सामान के घर पहुंचने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि एयरपोर्ट और घर के दरमियान किसी महफूज मकाम पर माल को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर देते हैं। अक्सर डाकुओं ने टैक्सी ड्राइवरों और इनके मुआविन साथियों का रूप ढाल लिया है। अगर आप किसी महफूज और काबिल भरोसा रेडियो कैब में सवार नहीं होते तो डाकू टैक्सी ड्राइवर आपको किसी भी बहाने किसी ऐसी सड़क पर ले जाएगा जो वीरान या कम मसरूफ़ हो, ताकि इसे और इसके साथियों को अपना काम करने में आसानी रहे। यह तरीक़ा वारदात बैरून मुल्क से आने वाले इन लदे फंदे मुसाफिरों पर ज़्यादा आजमाया जाता है, जिनकी परवाज़ें रात के दरमियानी या आखिरी हिस्से में पाकिस्तान पहुँचती हैं। शकील खान बात जारी रखते हुए बोला, तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे घर में 2 डाकू घुस आए थे, लेकिन मेरी बरमहल जहानत ने इन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया। आपने इन पर कोई गन तान दी होगी। आपका अंदाज़ा किसी हद तक दुरुस्त है, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। मैंने इन पर गन ज़रूर तान ली थी, मगर वो डाकू को इस गन की हैसियत से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए खौफज़दा होकर फ़रार हो गए। आप ये कहना चाहते हैं कि वो कोई खिलौना गन थी? मैंने उलझनज़दा नज़र से उसे देखा। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, उसने इस बात में सर हिलाया। वो किस्सा दरअसल ये है कि वो लम्हे भर को रुका और फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। बेग साहब, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरा बड़ा बेटा ज़कीम 10 साल का है, इससे छोटी बेटी है जिसका नाम ज़रनाब और उम्र तकरीबन 7 साल है। मैं 1.5-2 साल के बाद जब भी पाकिस्तान आता हूँ तो इनके लिए खिलौने ज़रूर लाता हूँ। ज़रनाब को गुड़ियाँ और ब्यूटी पार्लर का सेट बहुत पसंद है और वह हमेशा इसी की फरमाइश करती है, जबकि ज़कीम की पसंद वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती रहती है। इस मर्तबा उसने फरमाइश की कि मैं इसके लिए एक खिलौना गन लेकर आऊँ। मुझे टॉयज़ मार्केट में इसकी मतलूबा गन नज़र आ गई और मैं इसके लिए ख़रीद लाया। अगर दूर से देखा जाए तो वो गन बिल्कुल असली नज़र आती है। जिस रात डाकू ने हमारे घर में कदम रखा, मज़कूरा खिलौना मेरे बेड के नज़दीक ही एक टेबल पर रखा था। जब डाकू बेडरूम में दाखिल हुए तो मेरी आंख खुली। इसे आप एक इत्तेफाक समझें या मेरी खुशकिस्मती कि डाकू पर निगाह पड़ते ही मेरे दिमाग ने बर्क रफ्तारी से काम किया और मैंने हाथ बढ़ाकर
बड़ी सूरत से टेबल पर से वो खिलौना उठा लिया। फिर गन को डाकुओं पर तानते हुए मैं ललकारा, खबरदार, अगर आगे कदम बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा। वो दोनों नकली गन को असली समझकर मेरी धौंस में आ गए। उन्होंने ठिठक कर एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। इस दौरान मैं बेड से नीचे उतर आया था। फिर इससे पहले कि मैं इन्हें कोई और खौफनाक धमकी देता, वो उल्टे पांव फरार हो गए। एक खिलौना गन के खौफ ने इन्हें मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बहुत ही कच्चे और बुज़दिल डाकू थे। इसके खामोश होने पर मैंने ख्याल आराई की। फिर पूछा, लेकिन शकील साहब, डाकुओं वाले इस मज़ाक़-ए-ख़ेज़ वाक़ये का पुलिस से क्या ताल्लुक़ है? आप तो ग़ालिबन मुझे पुलिस के किसी ख़ास रवैये के बारे में बता रहे थे। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ बेग साहब, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। और आपने इस वाक़ये का मज़ाक़-ए-ख़ेज़ पोर्शन तो अभी सुना ही नहीं। समझ लें कि अभी मैंने सिर्फ़ एक सीन की रुदात पेश की है। अभी कुछ और भी सनसनीखेज़ मनाज़िर बाकी हैं। जी, मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ, आप बयान करते जाएं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस ड्रामे का ड्रॉप सीन खासा दिलचस्प होगा, उसने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। इस रात का बाकी हिस्सा तो हमने जैसे तैसे जाग कर गुजारा, लेकिन फिर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अगले रोज़ आस पड़ोस वालों को इस वाक़ये की खबर हुई। जिसने भी नकली गन और डाकुओं की बुज़दिली के बारे में सुना, अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक हस्ब तौफीक तबसरा भी किया। ज़्यादातर लोगों ने इसे मजाक के रंग में लिया था और हमसे इजहार हमदर्दी के बजाय इन्हें तफरीकी सूझ रही थी। ये सब तो चल ही रहा था कि दोपहर के बाद एक नई मुसीबत नाजिल हो गई। वो लम्हे भर को थमा, एक गहरी मगर बोझल सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। हम लोग लंच से फारिग हुए ही थे कि पुलिस आदम की मकामी थाने का एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल के साथ मेरे दरवाजे पर आया और बताया कि वो एक अहम सिलसिले में मुझसे ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने सब इंस्पेक्टर को अपने घर के ड्राइंग रूम में बिठाया और इसकी आमद की गर्ज़ व गायत के बारे में इस्तफ़सार किया। वो खासे गंभीर लहजे में गोया हुआ, देखें जनाब, नाम क्या है आपका? शकील, मैंने बताया। शकील खान वल्द जमील खान। हाँ तो शकील साहब, वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, दरअसल आजकल आतिशी असले के हवाले से खासी सख्ती हो गई है। हमें ऊपर से बहुत दबाव डाला जा रहा है, इसलिए हम चेकिंग के सिलसिले में सरगर्दा रहते हैं। लेकिन आतिशी असले और इसकी चेकिंग से मेरा क्या ताल्लुक़ है? मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उलझन ज़दा अंदाज में सवाल कर डाला। सब इंस्पेक्टर ने टटोलती हुई नज़र से मुझे देखा और कहा, हमें पता चला है कि आपके पास कभी कोई आतिशी हथियार है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपके पास इस हथियार का बाकायदा लाइसेंस भी है या ऐसे ही रखा हुआ है। आप इसे मामूल की कार्रवाई समझें और हमारे साथ ताउन करें। जनाब, पहले तो ये बताएं कि आपको किसने इतला दी है कि मेरे घर में कोई हथियार वगैरह है? मैंने कदरे चुभते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। लाइसेंस याफ्ता और गैर लाइसेंस याफ्ता की बहस तो बात की बात है। आप इस चक्कर में ना पड़ें कि हमको किसने बताया है, वो खुश्क लहजे में बोला। हमारे मालूमात हासिल करने के अपने ज़राए हैं। इस सिलसिले में हमारे खुफिया मुखबिर नहायत तनदही से अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं। हम इन्हीं मालूमात की रोशनी में हरकत करते हैं। बस ये समझ लें कि हम किसी पर कच्चा हाथ नहीं डालते। तो सब इंस्पेक्टर साहब, आप भी मेरी एक बात गौर से सुन लें, मैंने तंज़ीह अंदाज में कहा। आप मुझ पर बहुत ही कच्चा हाथ डालने आए हैं। इस घर में किसी नौइयत का बड़ा या छोटा, हल्का या भारी आतिशी असला मौजूद नहीं है। हमारी इतलात गलत नहीं हो सकती, वो कदरे सख्त लहजे में बोला। हमारी मालूमात के मुताबिक आपके पास एक गन मौजूद है, जिसके बल पर आपने गुज़िश्ता रात 2 डाकुओं को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर मेरी आंखों में झांकते हुए तंज़ीह अंदाज में बोला, शकील साहब, अब तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किसी पर कच्चा हाथ नहीं डालते। क्यों? ओह, मैं एक बोझल सांस खारिज करके रह गया। वो तीखे अंदाज में बोला, फ़ौरन सब कुछ याद आ गया ना? सब इंस्पेक्टर की तहकीक और तफ्तीश मुझ पर वाज़ेह हुई तो मैं पुरसुकून हो गया। ये समझ में आ गया कि डाकुओं वाली बात मेरे घर से निकलकर आस पड़ोस में पहुंची थी और फिर वहां से उड़ती हुई किसी तरह मुतालिका थाने तक रसाई हासिल करने में भी कामयाब हो गई थी। और ये सब इंस्पेक्टर इसी सिलसिले में एफिशिएंसी दिखाने आया था। इस दौरान वो सब इंस्पेक्टर यकटुक मेरी आंख में देखता रहा था।
मैंने इसकी तसल्ली की खातिर असबात में गर्दन हिलाई और बड़ी नरमी से कहा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आपने हवाला ही ऐसा दिया है कि सब मेरे जहन में ताज़ा हो गया। लेकिन अफसोस, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और एक थकी हुई सांस खारिज की। अफसोस इस बात का है कि आपने जिस गन का जिक्र किया, मेरे पास इसका लाइसेंस नहीं है। ये अफसोस की नहीं, बल्कि संगीन जुर्म की बात है। मुझे नर्म पड़ते देखकर वो शेर हो गया, आपको पता है, लाइसेंस के बगैर आतिशी हथियार रखना कानूनन जुर्म है। आपको इस सिलसिले में सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। मैंने अपने चेहरे के तासुरात से ये जाहिर किया जैसे इसकी बात ने मुझे खौफज़दा कर दिया हो। फिर कदरे मिन्नत रेज़ लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वाकई लाइसेंस के बगैर घर में एक ख़तरनाक हथियार रखकर मैंने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो घर की बात घर ही में ख़त्म हो सकती है। मैं बड़े गैर महसूस अंदाज में इससे तफरीह ले रहा था, लेकिन इसे यकीन हो गया कि मैं इसे बुरी तरह खौफज़दा हो गया हूँ। शायद वो चाहता भी यही था। मायनाखेज़ नज़रों से मुझे देखते हुए उसने तस्दीकी अंदाज में कहा, शकील साहब, क्या आप मुकमुका की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने कहा, मेरा यही मतलब है। आपकी ऑफ़र क्या है? उसने मोहतात लहजे में पूछा। आप अपनी डिमांड बताएं इंस्पेक्टर साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। उसने एक लम्हा सोचा, फिर आवाज़ दबाकर बोला, मेरा ख्याल है कि 5,000 ठीक रहेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा हैं जनाब, मैंने मसनूई परेशानी जाहिर करते हुए कहा। मजाक ना करें शकील साहब, अब आप इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, वो चोट करते हुए बोला। हमें अपने इलाके में रहने वाले एक एक शख्स की पूरी खबर है। आप चंद रोज़ पहले ही सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए हैं। मैंने तो आपका ख्याल रखते हुए पाकिस्तानी करेंसी में डिमांड की है, वरना असूलन तो मुझे इस काम के 5,000 रियाल तलब करने चाहिए थे। वो तो ठीक है जनाब, मैंने जुज़बुज़ होते हुए कहा, लेकिन मैं आपका मुतालबा इसलिए पूरा नहीं कर सकता कि वो गन की असल कीमत से कहीं ज़्यादा है। मैं तो सोच रहा हूँ। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर कहा, मैं ये सोच रहा हूँ, क्यों ना वो गन ही तोहफ़तन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। इस तरह न रहेगा बाँस और न ही बजेगी बाँसुरी। आपका क्या ख्याल है सब इंस्पेक्टर साहब? उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में अपना ख्याल कुछ इस अंदाज में जाहिर किया, शकील साहब, आपकी गन इम्पोर्टेड है या दर्रा मेड? दर्रा मेड नहीं जनाब, वो मेड इन चाइना है। मैंने गहरी संजीदगी से तफरीह का अमल जारी रखा और इसे बताया, मैंने ये गन वहीं के एक मार्केट से ख़रीदी थी। कितने में? उसने हरीसान अंदाज में पूछा। सिर्फ 10 रियाल में, मैंने जवाब दिया। इतना सस्ता? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। क्या वहाँ सऊदीया में हथियार इतनी कम कीमत में दस्तयाब हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोलमोल अंदाज में जवाब दिया। मैंने ये गन जितने में ख़रीदी थी वो आपको बता दिया है। यकीन करना या न करना आपका काम है। आपकी बात सुनकर मुझे हैरत हो रही है, वो बेएतबारी से मुझे देखते हुए बोला। बहरहाल आप गन तो लाकर दिखाएं। मैं सब इंस्पेक्टर के पास से उठा, घर के अंदरूनी हिस्से में गया और वो खिलौना गन लाकर उसके हवाले कर दी, जिसकी किस्सा कहानी पिछले आधे घंटे से जारी थी। इंस्पेक्टर मज़कूरा गन को हाथ में लेते ही ऐसे उछला जैसे मैंने इसे गन नहीं, कोई जहरीला नाग थमा दिया हो। अगले ही लम्हे उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज़ खारिज हुई, ये तो नकली है, बिल्कुल बच्चों का खिलौना। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कक इसकी बेयकीनी उरूज पर दिखाई देती थी और वह इस कैफियत में खुद ब खुद आपसे तुम पर भी उतर आया था। कक क्या तुमने इस खिलौना गन की मदद से डाकुओं को फरार होने पर मजबूर किया था? बिल्कुल, वाकया यही है इंस्पेक्टर साहब, मैंने चटानी लहजे में कहा। आप मेरे घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ले सकते हैं। इस घर में से कोई भी आतिशी असला या ख़तरनाक हथियार आपको नहीं मिलेगा। वो तो मेरी खुशकिस्मती कि डाकू इस खिलौने को असली गन समझे और डाका डालने के बजाय दुम दबाकर भाग निकले, वरना आज सुबह मैं आपके थाने में बैठा इस डकैती की रिपोर्ट लिखवा रहा होता। वो सब इंस्पेक्टर तो इस ड्रॉप सीन पर सर पटक कर रह गया होगा। शकील खान ने अपने बयान में थोड़ा वक्फा दिया तो मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा, आपका अंदाज़ा एक हद तक दुरुस्त है बेग साहब। शकील मायनाखेज़ अंदाज में बोला। एक हद तक? क्या मतलब? मैं पूछे बिना न रह सका। उसने ठहरे हुए लहजे में बताया, एक हद तक इस तरह कि वो सब इंस्पेक्टर अपनी तहकीक और तफ्तीश के इख्तिताम पर हकीकत वाक़िया सामने आने पर वाकई सिट पिटा कर रह गया था। लेकिन ये इस ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं है बेग साहब। फिर
फिर ड्रॉप सीन क्या है? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। ड्रॉप सीन ने तो हमें हिलाकर रख दिया था, शकील खान ने जहरीले लहजे में बताया। इससे पैर वो सब इंस्पेक्टर खिजिल सा होकर झुंझुलाते हुए वापस चला गया था। लेकिन आने वाली रात हमारे लिए कयामत खेज साबित हुई। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जुल्मी रात के आखिरी पहर टाटापोश डाकुओं ने एक मरतबा फिर हमारे घर को निशाना सितम बनाया। इस मरतबा भी वो तादाद में 2 ही थे। वो बड़े ग़ैज़ व ग़ज़ब में नज़र आते थे। लूट मार के अलावा उन्होंने मुझ पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि मैंने पिछली रात इन्हें जिस तरह खिलौना गन से बेवकूफ़ बनाया था, ये सब उसी का नतीजा है। कीमती अशिया और नकदी तो गई ही, इसके साथ ही उन्होंने जाते हुए मुझे बेदर्दी से ज़दोकोब भी किया और ये धमकी भी दे गए कि अगर मैंने इस वाक़ये की थाने में रिपोर्ट की तो वो मेरे बीवी बच्चों को कत्ल कर देंगे। इतना बताने के बाद शकील खान खामोश हो गया। उसके चेहरे से बेपनाह अज़ियत झलक रही थी। यूँ महसूस होता था जैसे वो अपनी ज़िंदगी के इंतहाई नाजुक और तकलीफ दह लम्हात से गुज़र रहा हो। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में इससे पूछा, शकील साहब, फिर आपने क्या किया था? मैंने इन डाकुओं की धमकी के बिलअक्स रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। वो ज़हरीले लहजे में बोला। मैं थाने पहुंचा और उन्हें खरी खरी सुना डाली। मैंने इन पर वाज़ेह किया कि अगर उन्होंने मेरे साथ होने वाली ज़्यादती की रिपोर्ट दर्ज न की और डाकुओं को गिरफ्तार करके मसरूक़ा माल मुझे वापस न लौटाया तो मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगा। मेरा दिल पूरी तरह दुखा हुआ था, लिहाजा मैंने इन्हें बहुत बुरा भला कहा। मैंने अलल ऐलान कहा कि पुलिस और इन डाकुओं में गहरा रब्त ज़ब्त है। पहली रात वो खिलौना गन से डर कर फरार हो गए थे, लेकिन अगले रोज़ सब इंस्पेक्टर की तहकीक के नतीजे में जब इन्हें इस हकीकत का इल्म हुआ कि मेरे घर में किसी किस्म का कोई असला मौजूद नहीं, तो वो दीदा दिलेरी से दोबारा मुझे लूटने आ गए और इस मरतबा इन्हें अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाबी हो गई। शकील खान के जज्बाती बयान को लम्हाती ब्रेक लगे तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, तो क्या पुलिस वालों ने डकैती की इस वारदात के लिए रिपोर्ट के लिए आपकी शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी? जनाब, मैं थाने जाकर इतना चीखा चिल्लाया था कि मेरे जोश को देखते हुए उन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, उसने जवाब दिया, और मुझे यकीन है कि वो रिपोर्ट कच्ची ही होगी। इस रिपोर्ट के नतीजे में क्या कोई कार्रवाई भी देखने में आई? बिल्कुल जनाब, वो तंज़िया लहजे में बोला। इसी रोज़ से पुलिस वालों ने मेरे घर के चक्कर काटना शुरू कर दिए। हर दफ़ा इन्हें नए सिरे से ये सारी तफसील सुनाना पड़ती कि डाकू मेरे घर से क्या क्या लूट कर ले गए हैं। वो मुझे चिढ़ाने के लिए बड़े अहमकाना सवालात करते, मसलन फ़लाँ फ़लाँ शे मैंने कब और कहाँ से ख़रीदी थी और कितने में ख़रीदी थी और क्या मेरे पास इस ख़रीदारी की रसीदें भी हैं, वग़ैरह वग़ैरह। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर कहा। इनके ये खून जलाने वाले सवालात सुन सुनकर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और एक रोज़ मैंने तफ्तीशी अफसर के कानों के कीड़े छाड़ दिए। मैंने दो टोक और उखड़े हुए लहजे में इससे कहा, देखें जनाब, मैं तो ये बात जानता हूँ कि अगर आप लोगों की मर्ज़ी होगी तो पलक झपकते में डाकू गिरफ्तार हो सकते हैं और माले मसरूक़ा भी बरामद। तफ्तीशी अफसर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें आपसे कोई हमदर्दी नहीं, हम खामखा अपना और आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपने हमें उल्लू का पट्ठा समझा है? पता नहीं वो कैसे लम्हात थे बेग साहब कि मुझे भी ताव आ गया और मैंने तफ्तीशी अफसर के सुलगते हुए सवालात के जवाब में बड़ी बहादुरी से कह दिया, जनाब, आप उल्लू के पट्ठे नहीं बल्कि चाबी के लट्ठे हैं। मेरी तरह आप भी ये बात बखूबी जानते हैं कि मेरे घर में होने वाली डकैती में पुलिस का खुफिया हाथ कार फरमा है, लिहाजा आप मेरे सब्र और हिम्मत को आजमाने की कोशिश ना करें। अगर आपने डाकुओं को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल मुझे वापस नहीं दिलाना तो साफ इनकार कर दें, ताकि मैं डाकुओं के बजाय आपके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई कर सकूं। ये सुनना था कि वो तफ्तीशी अफसर हत्थे से उखड़ गया। मुझे आंखें दिखाते हुए ग़ज़बनाक अंदाज में चिल्लाया, तो इसका मतलब है कि आप हमें मुजरिम और डाकुओं का साथी समझ रहे हैं? तो इसमें शक वाली कौन सी बात है? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। वो दांत पीसते हुए बोला, और ये आप कानूनी चाराजोई की धमकी किसी और को दें। आप कानून और उसके इख्तियारात को हमसे ज़्यादा नहीं जानते। आपको जो भी सांप निकालना है निकाल लो, हमें कोई परवाह नहीं। आप एसपी, डीआईजी, आईजी, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक चले जाओ, मैं देखता हूँ कि आपकी अप्रोच कहाँ तक है। इन धमकीदार कलमात के बाद तफ्तीशी अफसर मेरे घर से दफ़ा हो गया और इस दिन के बाद फिर पुलिस मेरे घर नहीं आई।
मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इस खौफ से तो जान छुटी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इससे कई बड़ी खौफ तो मेरा इंतज़ार कर रही है। एक तो रोज़ ही गुजरे थे कि उन्होंने मुझे थाने बुलाना शुरू कर दिया। हर मर्तबा ये बहाना होता था कि हमने चंद पेशेवर मुजरिमों को गिरफ्तार किया है, आप थाने आकर शनाख्त करें कि क्या इनमें वो डाकू शामिल हैं जिन्होंने आपके घर में डकैती मारी थी। कभी इस बहाने से बुलाया जाता कि हमने कुछ मसरूका सामान बरामद किया है, इसकी पहचान कर लें, और हर मर्तबा में बेकार किस्म का काट कबाड़ देखकर वापस आ जाता। मुझे ज़िज और जलील करने का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी ही था कि उन्होंने मेरी अजियत को नाकाबिले बर्दाश्त बनाने के लिए मेरे छोटे भाई को एक नाकर्दा जुर्म में फांस कर बंद कर दिया है। अब आप ही बताएं, मैं कहाँ गलत हूँ, आखिर मेरा कसूर क्या है? शकील साहब, मैंने इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, आप गलत या कसूरवार नहीं हैं, बल्कि मेरे ख्याल में बड़े सादा हैं। आपने अपनी इसी सादगी में यहाँ की पुलिस और इसके मिजाज को समझने में गलती की है, जिससे कदम ब कदम आपकी मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। बस इतनी सी बात है। मैंने डकैती वाली वारदात के बारे में तफसीलन आपको बता दिया है। वो मेरी तरफ तवक्को भरी नज़र से देखते हुए बोला, आप ईमानदारी से बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे घर में होने वाली डकैती में पुलिस ने डाकुओं की भरपूर पुष्टपनाही की थी? ऐसा भी हो सकता है, मैंने मोहतात अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, लेकिन इस वक्त डकैती वाले मामले से ज़्यादा गंभीर मसला खलील खान का है। आपको पिछली बातें भुलाकर ताज़ा तरीन सूरत हाल पे फोकस करना होगा। पिछली बातें और बीते हुए तजुर्बात अगर तल्ख और तुर्श हों तो इन्हें फरामोश करना इतना आसान नहीं होता बेग साहब, वो टूटे हुए लहजे में बोला। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद कहा, लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में कोशिश तो की जा सकती है। वो तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, उसने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन मैं आपसे फिर वही सवाल करूँगा जो इब्तिदा में किया था कि क्या इस मुल्क में इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है? मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, शकील साहब, ये मुल्क क्या, दुनिया के हर मुल्क में इंसानों को पूरा पूरा जीने का हक हासिल है, लेकिन इस सिलसिले में इंसानों को वहाँ के कवानीन, असूल, कायदे और माहौल और मिजाज का ख्याल रखना पड़ता है। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कानून, कायदे और उसूल पर बिगड़े हुए माहौल और उखड़े हुए मिजाज की हुक्मरानी है। जो लोग जैसा देश वैसा भेष के कुल्ले पर अमल पैरा हैं, इन्हें कम तकलीफ़ें और परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं, और जो लोग आपकी तरह खरे और हसास मिजाज रखने वाले हैं, वो कदम कदम पर असियत और कोफ्त से दो चार होते नजर आते हैं। यह हमारा कौमी अलमिया है और दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह सब ठीक कर दे। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया बेग साहब, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, लेकिन आपने ये भी सुन रखा होगा कि खुदा ने कभी इस कौम की हालत नहीं बदली। जी हाँ, बिल्कुल सुन रखा है। मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। वो चंद लम्हात तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, ये सच है कि मेरे छोटे भाई खलील खान का सेठ मंसूर के कत्ल में कोई हाथ नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि सेठ मंसूर का कत्ल हुआ है। बेग साहब, अब ये सब कुछ आप पर मुनहसर है कि खलील को इस मुसीबत से कैसे निकालते हैं। मैं आपकी फ़ीस के अलावा हर किस्म का कानूनी और अदालती खर्चा उठाने को तैयार हूँ। ये तो आपको उठाना ही पड़ेगा, मैंने कहा। मुझे इस बात की खुशी है कि आप जज्बातियत को पसे पुश डालकर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सोच रहे हैं। जनाब, इंसान के अंदर जज्बात हों तो वो जज्बाती भी हो ही जाता है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अब बताएं, मुझे अपने भाई की बाइज्जत रिहाई के सिलसिले में क्या करना होगा? मैंने पूछा। शकील साहब, जो पुलिस ऑफिसर पहली मर्तबा आपके घर गन के हवाले से पूछगछ करने आया था, क्या आप उसका नाम जानते हैं? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। इस सब इंस्पेक्टर का नाम अनवर शाह था। क्या बाद में भी यही सब इंस्पेक्टर आपके घर चक्कर लगाता रहा था? मैंने एक हवाले से तस्दीक ज़रूरी समझी। मेरा मतलब है कि क्या अनवर शाह ही माल मसरूका को बरामद करने के लिए तफ्तीशी अफसर तैनात हुआ था? नहीं जनाब, इस मर्तबा उसने नफ़ी में जवाब दिया। इस तफ्तीशी अफसर का नाम मुनीर हुसैन था और वो ओहदे के एतबार से एक ASI था। ठीक है शकील साहब,
میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے کہا، آپ کا بھائی اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں کسی وقت متعلقہ تھانے جا کر اس سے ملاقات کر لوں گا۔ اس سے مختلف سوال و جواب کے علاوہ وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط بھی لینا ہوں گے۔ آپ ایک کام کریں، آپ نے خلیل خان کے دوست کا کیا نام بتایا تھا جو ادھر بورڈ آفس کے قریب رہتا ہے؟ جی، اس کا نام ندیم ہے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ کسی وقت ندیم کو ساتھ لے کر میرے پاس آ جائیں یا چاہیں تو اسے اکیلا بھی بھیج سکتے ہیں۔ میں اس سے چند ضروری اور اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں کر لوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی فیس وصول کر کے اسے رسید جاری کر دی، پھر ضروری ہدایات کے بعد اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ وہ جب میرے سامنے سے اٹھا تو خاصا مطمئن تھا۔ اگلے روز وہ ندیم کو لے کر میرے دفتر آ گیا۔ میں نے تنہائی میں ندیم کا تفصیلی انٹرویو لے ڈالا اور اس کوشش کے نتیجے میں کافی کارآمد باتیں معلوم ہوئیں۔ علاوہ ازیں میں نے تھانے جا کر ملزم خلیل خان سے بھی ملاقات کر لی، جو خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ اس معلوماتی تفصیل کا ذکر گاہے بگاہے عدالتی کارروائی کے دوران میں ہوتا رہے گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس مرحلے پر اپنے موکل کی ضمانت کرانے کے لیے چارہ جوئی کی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جج نے آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے کر ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اگلی تاریخ 15 دن بعد کی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں سے آپ کو روشناس کرا دوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کسی قسم کی ذہنی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ سب سے پہلے میں استغاثہ کی رپورٹ کا ذکر کروں گا۔ استغاثہ کی رپورٹ سے بھی پہلے میں اس کیس کے تفتیشی افسر کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اس پولیس اہلکار کا نام انور شاہ تھا، یعنی وہی سب انسپکٹر جو آتشی اسلحے کا سراغ لگانے کچھ عرصہ پہلے ملزم کے گھر آیا تھا، اور اسی رات ملزم کے گھر میں باقاعدہ ڈکیتی کی واردات ہو گئی تھی، جس کی رپورٹ درج ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک مال مسروقہ کا کوئی نشان مل سکا تھا اور نہ ہی مذکورہ ڈاکوؤں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، اور ملزم خلیل خان کے بڑے بھائی شکیل خان کو 101% یقین تھا کہ ان کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی ڈاکوؤں اور پولیس کی ملی جلی اور ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ لیکن اس کا دعویٰ تو یہاں تک تھا کہ پولیس ہی نے باقاعدہ جرائم پیشہ افراد کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرائم ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ملزم یا مجرم ہاتھ نہیں آتے۔ جب جرم کی بہکونی کرنے والے لوگ خود ہی جرائم میں ملوث ہوں گے تو پھر مجرم کہاں پکڑے جائیں گے؟ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی بے عزتی اور ذلت کا انتقام لیا تھا۔ وقوعہ کی شام ملزم اپنے ایک دوست ندیم کے ساتھ مقتول کے ہوٹل میں آیا اور کھانا پینے کے کسی معاملے پر ان میں جھگڑا ہو گیا۔ مقتول نے بڑی نرمی اور پیار سے بات کی۔ اس کی کوشش تھی کہ ہوٹل کے اندر بدمزگی کی فضا قائم نہ ہو اور صلح صفائی سے معاملہ نمٹ جائے۔ اس نے ہوٹل کے بیرے کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ ملزم اور اس کے دوست کی شکایت دور کرنے کے لیے انہیں دوسرا کھانا سرو کر دے، لیکن ملزم کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بآواز بلند ہوٹل کے کھانے اور مالک ہوٹل یعنی کہ مقتول سیٹھ منظور کو برا بھلا کہتا چلا گیا۔ جب پانی سر سے اوپر ہونے لگا تو مقتول نے اپنے ملازمین کی مدد سے دھکے دے کر ملزم اور اس کے ساتھی کو ہوٹل سے باہر نکال دیا۔ ملزم نے ہوٹل چھوڑتے وقت مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، سیٹھ، تم یہ جو بھی کر رہے ہو اپنے حق میں بہت ہی برا کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم میں کتنا خطرناک آدمی ہوں۔ جلدی تمہیں میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اور پھر اسی رات جب سیٹھ منصور ہوٹل بند کر کے اپنے گھر کی جانب روانہ تھا تو اسے راستے میں قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے ساتھ اس کا باورچی ارشاد علی بھی موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ اسی کی زبانی پتہ چلا کہ حملہ آور قاتل ملزم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد کے مطابق ملزم نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر ڈھانٹا لگا رکھا تھا، لیکن مخصوص جسامت اور قد کاٹ کے سبب اس نے ملزم کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ چنانچہ ارشاد علی کی نشاندہی پر پولیس نے ملزم خلیل خان کو سیٹھ منظور کے قتل کے الزام میں اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सेठ मंजूर की मौत 9 और 10 फरवरी की दरमियानी शब 11 और 12 बजे के बीच वाक़ हुई थी। इसे कत्ल करने के लिए हमलावर ने इस पर 2 गोलियां चलाईं और ये दोनों ही फायर हलाकत खेज साबित हुए थे। एक गोली गर्दन में और दूसरी दिल में पेवस्त हो गई थी और मकतूल ने मौके पर ही जान दे दी थी। रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि ये दोनों गोलियां .32 कैलिबर के रिवॉल्वर से चलाई गई थीं। इसके अलावा चंद तकनीकी नौइयत की मूशिगाफियां भी थीं जिनका जिक्र मैं ज़रूरी नहीं समझता। इब्तिदाई चंद पेशियों में कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा मैं यहाँ से गुजरकर बराह रास्त इस्तग़ासा के गवाहों और इनके बयानात की तरफ आता हूँ ताकि सनसनीखेज़ी का तसलसल जारी रहे। इस दौरान मैंने अपनी कोशिश से भी बहुत सी अहम मालूमात इकट्ठा कर ली थीं। आइंदा पेशी पर जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मेरी हिदायत के मुताबिक मुलजिम ने सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान या मुलजिम के इकबाली जुर्म को अदालत में कोई अहमियत नहीं दी जाती, लिहाजा पुलिस वालों के जालिमाना तफ्तीशी हथकंडों से बचने के लिए अमूमन हवालाती अपने करदा या नाकरदा जुर्म का इकरार कर लेते हैं और अदालत में पहुंचते ही इस बयान से इनेराफ करते हुए सेहत जुर्म से इनकार कर देते हैं। इस्तग़ासा की तरफ से कुल 5 गवाह फहरिस्त में शामिल थे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं का जिक्र करूँगा जो केस की मुनासबत से ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। इस्तग़ासा के गवाहों का सिलसिला शुरू होने से पहले मैंने जज से दरख्वास्त की कि मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने फ़ौरन मेरी ये फरमाइश पूरी कर दी और उसके इशारे पर सब इंस्पेक्टर अनवर शाह विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। आईओ की हैसियत किसी भी केस में इस्तग़ासा के गवाह जैसी होती है और हर पेशी पर इसे अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। सब इंस्पेक्टर की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। कद दरमियाना, रंगत सांवली और जिस्म मजबूत था। इसने छोटी सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। इसके चेहरे की बनावट और आंखों के तासुरात से जाहिर होता था कि वो एक अय्यार और चालाक शख्स था। मैं गवाहों वाले कटहरे के करीब पहुंचा, खंगार कर गला साफ किया और अनवर शाह की आंखों में आंखें डालकर पूछा, शाह साहब, आपको इस वाक़े की इत्तला कब, किसने और कैसे दी थी? इत्तला देने वाले बंदे का नाम इरशाद अली है। वो मकतूल के होटल में एक अरसे से बावर्ची की हैसियत से काम कर रहा था और रात को होटल बंद करके वो मकतूल के साथ। इस तफसील की ज़रूरत नहीं आईओ साहब, मैंने कदरे तुर्श लहजे में किता कलामी करते हुए कहा। इस सिलसिले में इस्तग़ासा के गवाह और मकतूल के बावर्ची और इरशाद अली को मैं खुद चेक कर लूँगा। आप अपने जवाब को मेरे पूछे हुए सवाल तक महदूद रखें। इस टोकने पर आईओ ने नापसंदीदा नज़रों से मुझे देखा, ताहम किसी किस्म का कोई तबसरा करने के बजाय वो तिलमिलाकर रह गया। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने कदरे उखड़े हुए अंदाज में बताया, इरशाद अली ने किसी पब्लिक कॉल ऑफिस से लगभग 11:30 बजे रात थाने फ़ोन करके हमें बताया था कि इसके सेठ को कत्ल कर दिया गया है। हमें फ़ोन करने से पहले वो मकतूल के घर वालों को। मैंने कहा ना, अपने जवाब को सिर्फ मेरे सवाल तक महदूद रखें शाह साहब। गवाह से मुतालिक मामलात में बारी आने पर इसी से डिस्कस कर लूँगा। मैंने एक मरतबा फिर बड़ी बेदर्दी से इसकी बात काट दी और चंद लम्हात के तवक्कुफ़ के बाद पुरसोच अंदाज में कहा, वक़ुआ की रात आपको इस संगीन वारदात की इत्तला कमोबेश 11:30 बजे दी गई, जिसके बाद आप फ़ौरन हरकत में आ गए। मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि अपने तवस्सुत से मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत को इस हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ कि आप जाए वक़ुआ पर कितने बजे पहुँचे थे? उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, रात 12 से चंद मिनट पहले। चंद मिनट पहले? मैंने गहरी संजीदगी से इसके अल्फाज दोहराए। ये चंद मिनट कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा सकते हैं? क्या इनका तख़मीना मिनट ही में रहेगा या दिन, हफ्ता और साल में भी बदल सकता है? अल्फाज से ज़्यादा मेरा अंदाज़ उसके लिए तकलीफ दे और नाकाबिल बर्दाश्त था और मैं ये सब कुछ दानिस्ता कर रहा था। शकील खान ने पुलिस के साबिक रवैये, खुसूसन इंस्पेक्टर अनवर शाह के बारे में मुझे जिन तल्ख़ हक़ाइक़ से आगाह किया था, वो सब मेरे जहन में महफूज था और मेरे लहजे में ये कड़वाहट और काट इसी का नतीजा थी। इसने मेरे ताज़ा तरीन सवाल को कड़वा घूर समझकर हलक से उतारा और फनकार से मुशाबा आवाज़ में कहा, वकील साहब,
آپ اتنے بھی اسمارٹ نہیں ہیں جتنا خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو منٹ کے حساب کتاب میں صدی 2 صدی پیچھے نہیں جانا پڑے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس زمانے میں آپ ہوں گے نہ میں اور نہ ہی قاتل و مقتول۔ لہٰذا وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر سپاٹ لہجے میں بولا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ وقوع کے روز رات 11:50 پر میں موقع واردات پر موجود تھا۔ آپ اس وقت کو آدھی رات سے 10 منٹ پہلے کا ٹائم تصور کر لیں۔ تھینک یو فار دس کوآپریشن، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ آئیو صاحب، میں کتنا اسمارٹ ہوں یہ آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، آپ کے مرکب قاتل و مقتول پر مجھے سخت اعتراض ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، سیٹ منظور قتل ہوا، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں، چنانچہ حقائق کی روشنی میں اسے مقتول کہنے کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن میرا موکل اس کیس میں ایک ملزم کی حیثیت کا حامل ہے۔ جب تک اس پر عائد کردہ قتل کا الزام ثابت نہیں ہو جاتا کوئی اسے قاتل نہیں کہہ سکتا۔ خصوصاً آپ کو تو میں بالکل نہیں کہنے دوں گا۔ آئیو صاحب، اس نے میرے اس تبصرے پر گھور کر مجھے دیکھا، تاہم جوابی تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے وہ خاموش ہی رہا۔ مچھلی کو فرائی کرنے سے پہلے مخصوص مسالہ وغیرہ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی کچھ اسی نوعیت کے فارمولے پر عمل کیا تھا۔ آئیو آفیسر پر پے در پے وار کر کے میں نے اس کے اعصاب اور دماغ کو جھنجھنا دیا تھا۔ یہ میرا مخصوص اسٹائل ہے۔ میں اپنے مد مقابل شخص کو چاروں خانے چت کرنے سے پہلے دوڑا دوڑا کر ہانپنے پر مجبور کر دیتا ہوں تاکہ اسے گرانے اور زمین چٹوانے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاہ صاحب، میں نے دوبارہ انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جب آپ وقوع پر پہنچے تو وہاں اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے ہوں گے؟ جی ہاں، درجن بھر افراد جائے واردات پر موجود تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا ان لوگوں میں مقتول کے گھر والے بھی شامل تھے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ مقتول کا بیٹا اور بہو 12:15 بجے وہاں پہنچے تھے، حالانکہ انہیں ارشاد علی نے ہم سے پہلے اس المناک حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ بغل سے اٹھ کر آئے تھے؟ تفتیشی افسر صاحب، اور مقتول کے بیٹے اور بہو کو نیو کراچی سے آنا پڑا تھا، لہٰذا ان کا تاخیر سے پہنچنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے ملزم کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ رات 12:30 بجے اس کے گھر سے، اس نے ترنت جواب دیا۔ ونڈرفل، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ 11:30 بجے رات کو آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آپ آنن فانن میں 11:50 پر جائے واردات پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ٹھیک 12:30 بجے آپ کو ملزم کے گھر سے جا کر گرفتار کر لیتے ہیں۔ ہاؤ امیزنگ! اس میں کون سی بات آپ کو ہضم نہیں ہو رہی؟ وہ رکھائی سے بولا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ والی نئی ڈش کہ پولیس اس قدر مستعدی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی فلم کے ڈرامے کا سین ہو یا پھر کسی سوچے سمجھے ڈرامے کا ڈراپ سین، ہے نا؟ آپ کی سوچ پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کی جا سکتی وکیل صاحب، وہ گہری چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ بہرحال جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ جیسے لوگوں ہی نے عوام کی نظروں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا امیج خراب بلکہ بگاڑ رکھا ہے، ورنہ پولیس نے تو ہمیشہ ایسی ہی مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے استہزائی انداز میں ہاتھ لہرا کر کہا۔ سعودیہ سے آئے ہوئے کسی پاکستانی کے گھر میں ناجائز اسلحے کی تلاش کا معاملہ ہو، ڈاکوؤں کی رہنمائی اور پشت پناہی ہو، یا مال مسروقہ کی بازیابی کے لیے متاثرہ خاندان کو ناک سے لکیریں نکلوانے کے مراحل، پولیس کی مستعدی اور اعلیٰ کارکردگی کی کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت عدالت میں سیٹ منظور مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن میرے فاضل دوست کہیں اور ہی نکل گئے ہیں، انہیں غیر متعلقہ معاملات کو چھونے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، یہ ڈاکوؤں، ناجائز اسلحے اور مال مسروقہ کا کیا قصہ ہے؟
क्या ज़ेर समाअत केस से इसका कोई ताल्लुक बनता है? मैंने इस्तफसारिया नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर को देखा और खंगाल कर गला साफ करते हुए कहा, योर ऑनर, जिस तरह किसी आईओ का केस के साथ गहरा ताल्लुक होता है, बिल्कुल इसी तरह इन अमूर का भी ज़ेर समाअत केस से ताल्लुक बनता है। बल्कि इस ताल्लुक का सबब अनवर शाह आईओ ही हैं। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद ये जिक्र कुछ जल्दी कर दिया है। बहरहाल आईओ साहब ने इस केस के आखिर तक अदालत में मौजूद रहना है, लिहाजा गाहे बगाहे ये सिलसिला भी चलता रहेगा। जज ने दिलचस्पी भरी नज़र से मुझे देखा और मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने कनखियों से इंक्वायरी ऑफिसर का जायज़ा लिया। वो मानदाना अंदाज में मुझे ही घूर रहा था। इसके चेहरे के तासुरात को देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि मैं इसकी सोच और ख़यालात में जो इंतशार पैदा करना चाहता था, इसमें खातिर खा कामयाब हो गया था। आईओ साहब, वारदात की इत्तला मिलते ही आप आंधी तूफान के मानिंद 11:50 पर जाए वक़ुआ पर पहुंच जाते हैं और फिर ठीक 12:30 बजे मुलजिम आपकी गिरफ्त में आ जाता है। मैंने घिसने के अमल को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर कातिल आपकी दानिश में गिरफ्तारी के अमल में तायद गैबी हासिल रही है, या फिर आप जादू वगैरह जानते हैं? आप जब तक हर बात को तोड़ मरोड़ कर और उसका हुलिया बिगाड़ कर न पेश करें, शायद आपको चैन नहीं आता। कुछ जले कुटे लहजे में बोला, मैं आपको बता चुका हूँ और इस्तग़ासा की रिपोर्ट में इस वाक़े की तफसील दर्ज है कि वक़ुआ की रात होटल बंद करने के बाद मकतूल सेठ मंसूर अपने एक मुलाजिम इरशाद अहमद बावर्ची के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर की जानिब रवाना हुआ था। जब ये वाक़या पेश आया, इरशाद अहमद मौके पर मौजूद था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि मुलजिम ने मकतूल के सीने पर 2 गोलियां बरसाईं, फिर इसकी बास्केट की जेब में से सारी रकम निकालकर फरार हो गया। वो सांस लेने के लिए रुका और फिर बोला, वकील साहब, लगता है कि आपने इस्तग़ासा की रिपोर्ट को गौर से नहीं पढ़ा। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा। वो गैर यकीनी अंदाज में मुझे देखने लगा। शायद मेरी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी, ताहम वो मुँह से कुछ न बोला। मैंने गंभीर अंदाज में इस्तफसार किया, आईओ साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि दौरान वारदात इस्तग़ासा के गवाह इरशाद अली ने अपनी आंखों से मुलजिम को मकतूल पर फायरिंग करते और उसकी बास्केट की जेब में से रकम निकालते हुए देखा था? आपने चंद लम्हे पहले कुछ इसी किस्म की बात की है। उसके चेहरे और आंखों में उलझन का जाल सा फैल गया, ताहम जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और ठहरे हुए लहजे में बोला, बेशक इसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन रिपोर्ट में इस अमर की वजाहत भी मौजूद है कि वारदात के वक्त मुलजिम ने अपने चेहरे को ढाटे के पीछे छुपा रखा था। गवाह ने मुलजिम के कद काट और जिसामत से इसे पहचान लिया था। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है शाह जी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। शायद आपको एहसास नहीं कि आप कितना बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा? उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा। मैंने ऐसा क्या कह दिया है वकील साहब? आपके कहने का मतलब ये निकलता है आईओ साहब, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, कि पूरे शहर में मुलजिम की जिसामत और कद काट का सिर्फ एक ही शख्स मौजूद है, यानी कि खुद मुलजिम? जब भी गवाह इरशाद अली ने इसे देखते ही पहचान लिया, और ये बड़ा ही ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना दावा है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था जनाब, वो जुज़-पुज़ होते हुए बोला। मैंने इसकी गड़बड़ाहट का फ़ौरन फ़ायदा उठाया और इसे संभलने का मौका दिए बगैर कहा, आपका ये मतलब नहीं था, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुलजिम के कद काट और जिसामत के 2-4 अफराद और भी इस शहर में मौजूद होंगे? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसके लहजे का एतमाद कहीं फरार हो गया। मैंने कदरे दुरुस्त अंदाज में कहा, आपके मुताबिक अगर ऐसा हो सकता है तो फिर यह भी मुमकिन है कि ये वारदात मुलजिम की जिसामत और कद काट वाले किसी और शख्स ने की हो, और हमलावर कातिल ने चूँकि चेहरे पर ठाठा लगा रखा था, इसलिए इस्तग़ासा का गवाह इरशाद अली सूरत आशनाई का दावा नहीं कर सकता और न ही इसने ऐसा दावा किया है।
اس نے قاتل کی شناخت کے سلسلے میں ایک اندازہ قائم کیا اور آپ نے ڈانگ سوٹا لے کر ملزم پر چڑھائی کر دی۔ اسے گرفتار کر کے لے گئے اور پھر بعد ازاں اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، نہ بھاگ دوڑ اور نہ ہی محنت مشقت، آپ کا کام چٹکی بجاتے میں ہو گیا۔ آپ نے تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور نہ ہی ملزم کی بات پر یقین کیا کہ وہ رات 11 اور 12 بجے کے دوران جائے بقوا سے میلوں دور تھا۔ اگر ملزم نے سیٹھ منظور کو قتل نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ وہ چٹک کر بولا۔ وکیل صاحب، آپ حقائق کی شکل بگاڑ کر اس کیس کو کسی اور ہی رخ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ یہ خوب فرمایا آپ نے آئیو صاحب۔ میں تو اس کیس کے مختلف پہلوؤں کو گھس مانچ کر نکھارنے اور سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ الٹا مجھے کو الزام دے رہے ہیں۔ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر میرے چند سوالات کے جواب دیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت کیا بتایا گیا ہے؟ 9 فروری رات 11 اور 12 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو ان حقائق سے تقویت ملتی ہے، میں نے دلائل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، اس تغاثہ کے گواہ ارشاد علی کے مطابق انہوں نے رات 11 بجے ہوٹل بند کیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے، پھر چند منٹ بعد ہی اندھوناک واقعہ پیش آ گیا۔ نمبر 2، ارشاد علی نے سب سے پہلے مقتول کے گھر فون کر کے اس حادثے کی اطلاع دی، بعد میں پولیس اسٹیشن فون کیا۔ ارشاد علی کے بیان کے مطابق اس نے 11:15 بجے مقتول کے گھر فون کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل اور لوٹ مار کا یہ سانحہ رات 11 اور 11:15 کے درمیان کسی وقت پیش آیا۔ نمبر 3، آپ واردات کی اطلاع پا کر آنن فانن میں جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ آپ کے بیان کے مطابق رات 11:50 پر اور اس وقت تک سیٹھ منصور اس دنیا کو خیر باد کہہ کر کسی اور دنیا کا باسی بن چکا تھا۔ ہر زاویے سے یہی جھلکتا ہے کہ مقتول کی موت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی اور قتل لوٹ مار والا واقعہ بھی اسی عرصے کے دوران پیش آیا۔ لیکن جب آپ مبینہ قاتل کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچتے ہیں تو ملزم اور اس کے گھر والے آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی ایک سن کر نہیں دیتے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے اپنی چرا کو سوالیہ موڑ پر بریک لگائے تو جج نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ وکیل صاحب، آپ کن حقائق کی بات کر رہے ہیں؟ جناب، یہ حقائق کہ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ ملزم کے بھائی شکیل خان نے آئیو صاحب کو بتایا تھا کہ ملزم 10-15 منٹ پہلے یعنی کہ تقریباً 12:15 بجے گھر آیا تھا۔ وہ رات کے ابتدائی حصے ہی میں اپنے دوست ندیم کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا تھا، جو پاپوش سے تھوڑے ہی فاصلے پر بورڈ آفس کے علاقے میں رہتا تھا۔ سر شام مقتول کے ساتھ اس کے ہوٹل میں ہونے والی بدمزگی نے دونوں دوستوں کا موڈ خراب اور طبیعت مکدر کر دی تھی۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد ندیم کے ساتھ ملزم اپنے گھر پہنچا، پھر بڑے بھائی کو بتایا کہ وہ بورڈ آفس کی طرف جا رہا ہے اور واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا، ندیم مجھے اپنی بائک پر چھوڑ جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ یور آنر، پھر ایسا ہی ہوا۔ ندیم نے ملزم کو اپنی بائک پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد پولیس آ دھمکی اور انہوں نے میرے موکل کو سیٹھ منصور کے قتل کے الزام میں اریسٹ کر لیا۔ دیٹس دی فل اسٹوری، یور آنر۔ میں نے بات ختم کر کے دونوں ہاتھوں کو کچھ ایسے انداز میں حرکت دی جیسے کام کی کسی تکمیل پر میں دونوں ہاتھ جھاڑ کر اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں۔ جج نے اینک کے اوپر سے تفتیشی افسر کی طرف دیکھا اور استفسار کیا۔ سب انسپکٹر صاحب، کیا ملزم کے بھائی نے واقعی ایسی کوئی وضاحت کی تھی؟ ایسا ہوا تھا جناب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، لیکن ظاہر ہے میں اس کی بات پر یقین کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے کوئی بھی سچی جھوٹی کہانی گھڑ کر سنا سکتا تھا۔ ہمیں اپنے انداز میں تفتیش کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہم مجرموں اور ان کے لواحقین کی وضاحتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے لگیں تو پھر ہو گیا کام۔ آئیو نے بات ختم کر کے نفرت انگیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے بھی اس ماندانہ نظر کا حساب فوراً چکتا کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسنی خیز لہجے میں دریافت کیا، شاہ جی،
मुझे पता चला है कि बकुआ की रात आपने मुलजिम के भाई की किसी भी वजाहत को इसलिए लायक तवज्जो नहीं जाना था कि इस तरह आप इसे इंतकाम लेना चाहते थे। माजी करीब में शकील खान ने आपको पूरे 5,000 रुपये का नुकसान पहुंचाया था। आपने सोचा मौका अच्छा है, शकील खान न सही इसके छोटे भाई खलील खान को अगर सेठ मंजूर के कत्ल में फांस लिया जाए तो इससे बेहतर और कोई इंतकाम हो ही नहीं सकता, है ना? ये क्या आप ऊट पटांग फेंक रहे हैं? आइयो ने सुलगते हुए लहजे में मुझसे पूछा। मैं भला मुलजिम के भाई से किस बात का इंतकाम लूंगा, और ये 5,000 रुपये का क्या किस्सा है? माई डियर आइयो साहब, मैंने अल्फाज को जहरीले पैरहन में छुपाते हुए कहा। आपको अच्छी तरह याद होगा, माजी करीब में आप नाजायज़ असले की तलाश के सिलसिले में मुलजिम के घर गए थे और मुलजिम के बड़े भाई शकील खान से आपने मुतालबा किया था कि अगर वो 5,000 रुपये बतौर नजराना आपकी खिदमत आलिया में पेश कर दे तो आप इस मामले को रफ़े दफ़े कर देंगे। लेकिन शकील खान ने रिश्वत के 5,000 रुपये देने के बजाय मज़कूरा गन ही आपको बतौर तोहफा पेश कर दी थी, जो बादशाह एक खिलौना गन साबित हुई और आप पाँव पटक कर मुलजिम के घर से वापस आ गए। इसी रात मुलजिम के घर में डकैती हुई और मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और तेज़ नज़र से आइयों को घूरने लगा। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, वकील इस्तखासा ने एहतिजाजी लहजे में कहा। वकील सफाई एक मरतबा फिर पट्टी से उतर गए हैं। इस वक्त अदालत में सेठ मंजूर मर्डर के ज़ेर समाअत है और मौसूफ गैर मुतालिक कहानियों में उलझकर मोअज़्ज़ज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें इस नौइयत के हथकंडों से फौरी तौर पर रोका जाए। मैं अपने मखसूस अंदाज में काहे बकाहे माजी करीब वाले वाक़े का जिक्र करके जज की दिलचस्पी को हवा देने की कोशिश में कामयाब हो चुका था। कुछ भी था, लेकिन ये वाक़या मज़ाक़ खेज़ होने के अलावा बेहद तफरी और दिलचस्पी का हामिल भी था। जज ने हस्बे तवक्को मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, आप किस्तों वाली पॉलिसी को तर्क करके यकमुश्त ये वाक़या बयान कर दें ताकि ज़ेर समाअत केस की कार्रवाई बार बार डिस्टर्ब न हो। मैंने खकार कर गला साफ किया, अस्बात में सर हिलाया और वकील इस्तखासा और आइयों पर एक उचटती नज़र डालने के बाद रुए सुखन जज की जानिब मोड़ा। फिर नहायती मुख्तसर अल्फाज में शकील खान की फैमिली को पेश आने वाले डकैती के मज़ाक़ खेज़ और अफसोसनाक वाक़े की रुदात सुना दी। मैंने इस दास्तान अजीब व गरीब का इख्तिताम बड़े वाज़ेह और जज्बाती अंदाज में किया। योर ऑनर, माजी करीब में पेश आने वाले इस अंदोनाक वाक़े की रोशनी में मुलजिम के बड़े भाई शकील खान का यह ख्याल था कि पुलिस ने अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए इसके छोटे भाई को मंजूर मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की है। मैंने सांस लेने के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर कहा, शकील खान का ख्याल गलत है या दुरुस्त, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं और मैं वकील इस्तग़ासा के इस एतराज़ से भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये सरासर गैर मुतालिक वाक़या है। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि अपने मुवक्किल की बर्रियत के लिए मैं इस वाक़ये का कतन सहारा नहीं लूँगा। केस के हवाले से मेरी तैयारी और होमवर्क इतना मजबूत है कि मैं मुलजिम को इस केस से ऐसे निकालूँगा जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। मगर माज़ी करीब के शर्मनाक वाक़ये का सबसे ज़्यादा तकलीफ दह पहलू मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने ज़रूर लाऊँगा। मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत, वकील इस्तग़ासा, इंक्वायरी ऑफिसर और जज की सिमत देखा। मैंने कुछ भी न कहा और सब कुछ कह भी गए का हामिल बयान देकर वहाँ मौजूद हर ज़ीरू को मुतासिर और मसरूर बल्कि बरताए हैरत में डाल दिया था। सबकी निगाहें मुझी पर जमी थीं कि मैं आगे क्या बोलूँगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जनाब अली, मेरा मुखातिब कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान जज था। मज़ाक़ खेज़ और साजिश भरी डकैती में जहाँ डाकू घर का दीगर कीमती सामान समेट कर ले गए, वहीं एक दलाई जड़ाऊ कंगन भी जाता रहा। मज़कूरा कंगन मुलजिम की वालदा माजिदा बेगम गुलजान का था, जो उसके शौहर ने उसे मुँह दिखाई में दिया था। बूढ़ी गुलजान साल हर साल से इस कंगन को संभाले बल्कि सीने से लगाए बैठी थी। ख़ास तौर पर शौहर जमील खान की वफ़ात के बाद तो वो कंगन गुलजान की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। मुअज़्ज़ज़ अदालत इस बात का बखूबी अंदाज़ा और एहसास कर सकती है कि डाकुओं की ज़लालत भरी हरकत से इस ज़ईफ़ खातून के दिलो दिमाग को कितनी ठेस पहुंची होगी, जबकि वो सांस की मरीज़ा भी है।
लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़कर आइयों की तरफ देखा, फिर नफरत भरे लहजे में कहा, जालिम और शफाक लोगों की नज़र में इंसानी जज्बात और एहसास की कोई कदर व कीमत नहीं होती। इनकी नज़र सिर्फ अपने मफाद पर होती है और ये मफाद हासिल करने के लिए वो इंसानों के खून में हाथ रंगने से बाज आते हैं और ना ही मुर्दों के कफन चुराने से। मैं खामोश हुआ तो जज गर्दन झुकाकर अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात पर कुछ नोट करने लगा। फिर मेरी जानिब देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, बेग साहब, ये वाक़या वाकई बड़ा अफसोसनाक और काबिल मसम्मत है, लेकिन इस तकाज़ा के मुतालबे को देखते हुए और जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले बताया है कि आप ज़ेर समाअत केस पर इस वाक़ये की परछाइयाँ नहीं पड़ने देंगे, लिहाजा अदालत आपसे कहती है कि आप अपने इन पॉइंट्स की तरफ आ जाएं, जिनकी बिना पर आपने अपने मौकिल को बाइज्जत बरी करवाने का इरादा रखा है। ओके योर ऑनर, मैंने सर तस्लीम खम करते हुए कहा, फिर विटनेस बॉक्स में खड़े इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ मुतवज्जा हो गया। शाहजी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सेठ मंसूर को आशारिया 3-2 के कैलिबर के रिवॉल्वर से हलाक किया गया है। इस पर 2 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक इसकी गर्दन में और दूसरी दिल में पेवस्त हो गई। चुनांचे इसकी फौरी मौत वाक़ई हुई। आपने बड़ी मुस्तैदी दिखाई और आनन फानन में मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक आला कत्ल की कहीं एक झलक देखने को नहीं मिली। कातिल काबू में हो तो आला कत्ल बरामद कराना कौन सा मुश्किल होता है, मगर आपने इस सिलसिले में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, क्यों? वो थूक निगलते हुए बोला, हमने मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद इसके घर की मुकम्मल तलाशी ली थी, लेकिन आला कत्ल हमारे हाथ नहीं लगा। रिमांड की मुद्दत के दौरान भी हमने इसकी ज़बान खुलवाने की पूरी कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हो सकी, जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मुलजिम ने मज़कूरा रिवॉल्वर को किसी गटर वगैरह में फेंक दिया होगा। एक तो आप किसी नतीजे पर फ़ौरन पहुंच जाते हैं शाह साहब, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। बहरहाल मुझे इस बात का दुख है कि एक ही घर में आपको 2 मरतबा तलाशी के लिए जाना पड़ा, पहले खिलौना गन की तलाश में और बाद अज़ां आला कत्ल की बरामदगी के सिलसिले में। लेकिन अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं आपको ये राज बता सकता हूँ कि आपको इस रात मुलजिम के घर से आला कत्ल क्यों नहीं मिला था। क्यों? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्यों नहीं मिला था? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इसलिए नहीं मिला था कि इसका आला कत्ल से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा। जब इसने सेठ मंसूर को कत्ल ही नहीं किया तो इसके पास से किसी रिवॉल्वर की मौजूदगी का बरामदगी का क्या सवाल। इंक्वायरी ऑफिसर अनवर शाह ने मुझे ऐसी नज़र से देखा कि अगर इसे फ्री हैंड देकर मौका फराहम किया जाता तो वो मुझे कच्चा चबाने में एक लम्हे की ताख़ीर न करता। मैंने अपने काम को जारी रखते हुए कहा, आइयो साहब, कत्ल की इस वारदात के साथ लूट मार का एक वाक़या भी जुड़ा हुआ है। आपने थोड़ी देर पहले मौज़िज़ अदालत के रूबरू बताया था कि इस तकाज़ा के गवाह इरशाद अली के बयान के मुताबिक मुलजिम ने पहले मकतूल पर 2 गोलियां बरसाईं, फिर इसकी बॉस्केट की जेब में से 5,000 रुपये निकाल कर फरार हो गया। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा सवाल है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर कहा, क्या आपने मुलजिम की जामा और खाना तलाशी के दौरान 5,000 रुपये की वो रकम बरामद कर ली थी? और अगर कर ली थी तो फिर कहीं इसका जिक्र क्यों नहीं है? हम वो रकम बरामद नहीं कर सके, वो शिकस्ता लहजे में बोला। लगता है कि मुलजिम ने मज़कूरा रकम को कहीं ठिकाने लगा दिया है। मैंने रूए सुखन जज की तरफ मोड़ते हुए कहा, योर ऑनर, मेरे लहजे में बड़ा गहरा तंज शामिल था। हमारी स्कॉटलैंड यार्ड मुलजिम से आला कत्ल इसलिए बरामद नहीं कर सकी कि इसने वारदात के बाद वो रिवॉल्वर किसी गटर में फेंक दिया था, और मसरूका रकम इसलिए दस्तयाब नहीं हो सकी कि मुलजिम ने नहायती खुफिया तौर पर इन 5,000 को ठिकाने लगा दिया था। रिमांड की मुद्दत के दौरान भी ये मुलजिम की ज़बान से ये कहलवाने में नाकाम और कामरान रहे हैं, जबकि हमारी स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में बरतानिया की स्कॉटलैंड यार्ड भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि ये लोग बिजली के खंभे से भी इकरार जुर्म करवाने की सलाहियत रखते हैं, और अगर पूछताछ के नाम पर किसी शेर बब्बर को भी इनके हवाले कर दिया जाए तो एक दिन की मेहमानदारी के बाद वो हाथ जोड़कर ये फरियाद करता मिलेगा, भाई लोगों, मेरी सिर्फ शक्ल सूरत और रंग रूप जंगल के बादशाह ऐसा है, वरना हकीकत में तो मैं निरा गधा हूँ। मैं सांस लेने के लिए एक मरतबा फिर रुका, कंधे उचकाए और रूए सुखन बदस्तूर जज की तरफ रखते हुए अपना बयान
پردلائل جاری رکھا۔ یور آنر، مقتول سیٹ منظور نے بقوا کی رات ٹھیک 11 بجے ہوٹل بند کیا اور اپنے باورچی ارشاد علی کے ہمراہ گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ ارشاد علی کے مطابق اس نے اپنے سیٹ کے قتل کی خبر دینے کے لیے سب سے پہلے اس کے گھر فون کیا تھا، یعنی 11:15 بجے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتول کی موت رات 11 اور 11:15 یا زیادہ سے زیادہ 11:30 کے درمیان واقع ہوئی۔ اس قتل کا الزام میرے موکل پر عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ اس دوران جائے وقوع سے خاصے فاصلے پر موجود تھا، لہٰذا وہ کسی طرح اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یور آنر، میرا موکل بے قصور اور بے گناہ ہے۔ ایک سوجھی بوجھی اور سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس کیس میں فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ صورتحال کی اصل شکل میں نے موثر عدالت کے سامنے واضح کر دی ہے۔ میں خاموش ہوا تو جج نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا، پھر معنی خیز سوالیہ نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ نے بہت بڑھ چڑھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ واردات اور مقتول کی موت کے ممکنہ اور مبینہ وقت کے دوران ملزم جائے وقوع سے خاصے فاصلے پر موجود تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ مائی ڈیئر کونسلر، آپ کوئی فرمائش کریں اور میں اسے پورا نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا جناب عالی۔ میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنزیہ لہجے میں کہا، عرض کیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وقوع کی شام مقتول کے ہوٹل میں ملزم اور مقتول کے مابین جو بدمزگی ہوئی تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ استغاثہ نے تو اس تفصیل کو شہ سرخیوں کے ساتھ حوالہ عدالت کیا ہے۔ میری مصدقہ معلومات کے مطابق وہ ناپسندیدہ واقعہ شام 6:15 بجے پیش آیا تھا۔ جب ملزم اور اس کے ساتھی ندیم کو ہوٹل سے نکالا گیا تو وہ خاصے برہم تھے۔ ندیم نے ملزم کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے گھر چلے، اس طرح تھوڑی آؤٹنگ سے اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم اور ملزم سیدھے چاندنی چوک ملزم کے گھر پہنچے۔ ملزم نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ندیم کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے اور واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا اور حاضرین عدالت پر ایک نگاہ ڈالی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم اور اس کا دوست ندیم لگ بھگ 7 بجے چاندنی چوک سے بورڈ آفس کی جانب روانہ ہوئے اور پھر رات 12 بجے ندیم اپنی موٹر سائیکل پر ملزم کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ ٹھیک 12:15 بجے ملزم اپنے گھر کے اندر موجود تھا اور 12:30 بجے اسے پولیس نے سیٹ منظور کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس سے بڑی اندھیر نگری اور کیا ہوگی جناب عالی؟ میں نے آخری سوالیہ جملہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن قبل اس کے کہ جج اپنی زبان کو کسی قسم کی حرکت دیتا، وکیل استغاثہ نے مجھ سے پوچھا، یہ اوقات کی جمع تفریق تو وہ ہے جو آپ کے موکل نے آپ کو بتائی ہوگی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے غلط بیانی سے بھی تو کام لے سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ ندیم کے گھر سے 11 بجے نکل آیا ہو۔ اس امر کی گواہی کے لیے ندیم کو عدالت میں لایا جا سکتا ہے۔ میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ندیم ملزم کا گہرا دوست ہے، وہ اسے محفوظ کرنے کے لیے جھوٹی سچی جیسی بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میرے فاضل دوست، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان کی نفسیات کے ایک پہلو کی روس ہے، ملزم خود کو بچانے اور اس کے دوست ملزم کو محفوظ رکھنے کے لیے دروغ گوئی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن شاید آپ ندیم کے والد صاحب کو نہیں جانتے۔ میں نے یہ سوال اتنے اچانک اور سادگی سے کیا تھا کہ وکیل استغاثہ بوکھلا کر رہ گیا۔ پھر ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا، ندیم کے والد کو کیا ہوا ہے؟ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا وکیل صاحب، میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے محفوظ کرتے ہوئے کہا، ندیم کے والد صاحب کا نام قاضی تمیز الدین ہے۔ قاضی تمیز الدین؟ اس نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، کیا یہ وہی صاحب ہیں جن کے نام پر ادھر ایک روڈ بھی ہے، PIDC کے پاس، قاضی تمیز الدین روڈ؟ آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں جناب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ مولوی تمیز الدین صاحب تھے، مگر میں قاضی تمیز الدین کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ عمارتیں، سڑکیں اور پارکس وغیرہ عموماً ان لوگوں کے ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں۔
जो हमसे रुखसत हो जाते हैं ताकि इनकी याद और यादगार जिंदा रहे। और फिर आपने तो अपनी वकालत ही को मेरी नज़र में मशकूक बना दिया है कि आपको मारूफ शख्सियत मौलवी तमीज़ुद्दीन और काजी तमीज़ुद्दीन केस से कोई आगाही ही नहीं। वो खिजिल सा होकर इधर उधर देखने लगा। मैंने चढ़ाई जारी रखते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त नदीम के वालिद साहब का नाम काजी तमीज़ुद्दीन है और वो सफ़े अव्वल के मुफ्ती शुमार होते हैं। लोग पेचीदा और उलझे हुए मामलात के लिए इनके पास फतवा लेने आते हैं। वो इधर नात कराची की मस्जिद में रोज़ाना 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक मौजूद होते हैं और 10 बजे तक वापस अपने घर आ जाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रुका और फिर कहा, वकुआ की रात भी वो ठीक 10 बजे घर पहुंच गए थे। इस वक्त नदीम और मुलजिम घर के अंदर मौजूद थे। काजी तमीज़ुद्दीन इस हकीकत के शाहिद हैं कि दोनों लड़के रात 12 बजे ही बाइक पर सवार होकर वहां से रवाना हुए थे। अब आप ये एतराज़ न जड़ दीजिएगा कि काजी तमीज़ुद्दीन भी झूठ बोल रहे हैं। वकीले इस तगासा के गुब्बारे की हवा निकल चुकी थी, लिहाजा वो कोई भी मोतरिज़ पॉइंट न उठा सका। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, बेग साहब, क्या आप काजी तमीज़ुद्दीन साहब को इस अमर की गवाही के लिए अदालत में पेश कर सकते हैं कि वक़ुआ की रात मुलजिम 10 और 12 बजे के दरमियान इनके घर में मौजूद था? बिल्कुल, क्यों नहीं जनाब, मैंने सरे तस्लीम खम करते हुए कहा। सेठ मंजूर के सिवा मैं हर उस शख्स को अदालत में पेश कर सकता हूँ जिसकी शहादत से मेरा मौकिल बाइज्जत बरी हो जाए। जज ने निगाह उठाकर दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा। अदालत का मखसूस वक्त ख़त्म होने में 2-4 मिनट ही बाकी थे। सारा वक्त आइयों पर होने वाली जिरा खा गई थी। इस तकाज़ा कि किसी गवाह को कटहरे में आने का मौका ही नहीं मिल सका था। लेकिन मैं आज की कार्रवाई से बेहद मुतमईन था। मैंने अपनी दलाइल की मदद से इस तकाज़ा की बुनियादें हिलाकर केस को एक ख़ास डगर पर डाल दिया था। वो डगर जो सीधी मेरी कामयाबी और मेरे मौकिल की बर्रियत की तरफ जाती थी। मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं थी कि इस तकाज़ा के गवाह या वकील इस तकाज़ा आगे चलकर क्या जोर मारेंगे। मैंने अपना काम तसल्ली बख्श अंदाज में कर दिया था और मुझे पूरी उम्मीद भी थी कि काजी तमीज़ुद्दीन की मोतबर गवाही के बाद अदालत मेरे मौकिल और इस केस के मुलजिम खलील खान को बाइज्जत बरी कर देगी। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। हम अदालत के कमरे से बाहर आए तो मेरे साथ चलते हुए शकील खान ने मुतहय्यल लहजे में कहा, बेग साहब, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। किस बात का शकील साहब? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। वो ममनूनियत के जज्बात में डूबी हुई आवाज़ में बोला, आज इस केस की पहली बाकायदा पेशी थी और आपने तो पांसा पलट कर रख दिया। अगर आपको ये पलटा हुआ पांसा अच्छा नहीं लग रहा तो इसे उलट देते हैं। मैंने गहरी संजीदगी से मजाक किया। मैं तो आपका वकील हूँ, जो हुक्म हो। मेरा ये मतलब नहीं था बेग साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। मैंने इस्तफसार किया, फिर क्या मतलब था आपका? वो वजाहत करते हुए बोला, दरअसल मैंने तो सुन रखा है कि वकील हजरात मुख्तलिफ हीले बहानों से केस को लंबा करते रहते हैं ताकि इनकी आमदनी का दर ज़्यादा अरसे के लिए खुला रहे। लेकिन आप तो हर मामले की तलखीस करने पर तुले नजर आते हैं। मुझे लग रहा है कि काजी तमीज़ुद्दीन की गवाही के बाद तो अदालत खलील खान को बरी करने पर मजबूर हो जाएगी। शकील साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने वकीलों के हवाले से अपनी जिस शुनीत का तस्करा किया है वो सब पर फिट नहीं बैठती, लिहाजा इसे फार्मूला मत समझें। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि हमारी बिरादरी में एक तबका ऐसा भी है। यहाँ अमूमन वो वकील होते हैं जो किसी न किसी जाविये से नालायक हों, या तो इनकी प्रैक्टिस बड़ी माठी होती है, वो महीनों क्लाइंट की राह तकते हैं, और अगर इनकी खुशकिस्मती और क्लाइंट की बदकिस्मती से कोई इनके चुंगल में आन फंसता है तो फिर वो उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालात और वाक़यात किसी भी डगर पर जा रहे हों, वो अपने मौकिल को फारिग करना पसंद नहीं करते, बल्कि तारीक राहों पर अपने साथ साथ घसीटते फिरते हैं। दूसरी किस्म वो है। मैं सांस लेने के लिए रुका और फिर कहा, जो मुखालिफ पार्टी से मिल जाते हैं, इनसे भारी भारी रकमें बटोरते हैं और अपने मौकिल को जलील ख्वार करने के लिए तारीखों पर तारीखें लेते रहते हैं। या फिर एक ग्रुप वो भी है जिन्हें अपनी वकीलाना सलाहियतों पर भरोसा नहीं होता और वो अपने साथ साथ अपने मौकिल की मट्टी भी ख़राब करते रहते हैं। और जहाँ तक काजी तमीज़ुद्दीन का ताल्लुक़ है, मैंने एक मरतबा फिर लम्हाती तवक्कुफ़ किया और कहा,
मुझे भी यही लगता है शकील साहब के काजी साहब की गवाही इस केस का फैसला कर देगी और वो भी हमारे हक में। वैसे ही काजी साहब आप खूब ढूंढ कर लाए हैं, वो पुरजोश अंदाज में बोला। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं शकील साहब, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो नदीम के वालिद मोहतरम हैं और बतौर गवाह भी इसी की दरियाफ्त हैं। इस लड़के ने बड़ी मेहनत और जांफशानी से अहम मालूमात इकट्ठा करके मुझे दी हैं। ये आपके भाई का सच्चा और बेलौस दोस्त है, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। शकील खान ने दुआई अंदाज में कहा। आमीन, मैंने भी सिद्ध के दिल से कहा। थोड़ी देर बाद वो मुझसे रुखसत हो गया। अदालत की कार्रवाई अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुई। इस रोज़ पहला केस हमारा ही था। इससे पहले कि इस्तग़ासा की जानिब से कोई गवाह कटहरे में पहुंचता, जज ने अपने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा और इस्तफसार किया। बेग साहब, क्या सफाई के गवाह काजी तमीज़ुद्दीन साहब इस वक्त अदालत में मौजूद हैं? जज की हद से बढ़ी हुई दिलचस्पी को देखकर अंदाज़ा होता था कि इसे मुझसे भी ज़्यादा दिलचस्पी है। मैंने खकार कर गला साफ किया और रुए सुखन जज की तरफ फेरते हुए कहा। जनाब आली, जैसा कि मुअज़्ज़िज़ अदालत इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि आजकल शहर में आशोब चशम ने एक तूफ़ान उठा रखा है। शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसकी आंखें न दुखने आई हों। मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप्स और जनरल स्टोर से अर्के गुलाब की शीशियाँ गायब हो चुकी हैं, लेकिन ये नामुराद वबा कुछ इस नौइयत की है कि चाहे जितना भी इलाज करो, यह हफ्ता 10 दिन से पहले तो जान छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। काजी साहब भी इसी अफरीद की लपेट में आए हुए हैं। मैंने सांस हमवार करने के लिए तवक्कुफ़ किया तो जज ने गहरी संजीदगी से पूछा, तो इसका मतलब है कि आज काजी साहब गवाही के लिए हाजिर अदालत नहीं हो सकेंगे? ऐसी बात नहीं है जनाब आली, वो आएंगे और ज़रूर आएंगे, मगर थोड़ी ताख़ीर हो जाएगी। मैंने अपने लहजे में ड्रामाई रंग भरते हुए कहा। आज एक आई स्पेशलिस्ट से सुबह में इनका अपॉइंटमेंट था। उन्होंने वादा किया है कि डॉक्टर से फारिग होते ही वो सीधे अदालत में आएंगे। इनकी आमद 11 साढ़े 11 बजे तक मुतवक्के है। जज ने वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए कहा। वकील साहब, सफाई के गवाह की आमद में अभी कम से कम 2 घंटे बाकी हैं। जब तक आप अपने किसी गवाह को भुगता लें ताकि अदालती कार्रवाई का तसलसल बरकरार और जारी रह सके। वकील इस्तग़ासा ने सर को इस्बाती चुंबिश दी और अपने एक गवाह को पेश कर दिया। इस्तग़ासा के इस गवाह का नाम मिर्ज़ा ज़हीर था। उम्र लगभग 60 साल रही होगी। छरेरा बदन, दराज कामत, सर के बाल गिरे, क्लीन शेव, वज़े कते और पहनावा अंग्रेज़ों जैसा। आप इसे एक देसी अंग्रेज़ समझ सकते हैं। मैंने नदीम के तवस्सुत से जहाँ इस केस के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में मालूमात हासिल की थी, वहीं मिर्ज़ा ज़हीर और इस्तग़ासा के दीगर गवाहों का कच्चा छट्टा भी शामिल था। तभी मैं इतना मुतमईन था कि फतह बिलाखिर हमारी ही होगी। मिर्ज़ा ज़हीर ने सच बोलने का हलफ उठाया और अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड कराया। फिर जज की इजाज़त हासिल करके वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। उसने गवाह पर निगाह जमाते हुए खुशगवार लहजे में इस्तफसार किया। मिर्ज़ा साहब, वक़ुए की शाम जब मकतूल सेठ मंसूर और मुल्ज़िम खलील खान के दरमियान झगड़ा हुआ, तो इस वक्त आप होटल में मौजूद थे? जी हाँ, मैं वहाँ मौजूद था, गवाह ने सादगी से जवाब दिया। वकील इस्तग़ासा ने पूछा, क्या आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि इन लोगों के बीच झगड़ा किस बात पर हुआ था? बात तो बहुत मामूली सी थी, लेकिन देखते ही देखते झगड़ा उरूज पर पहुंच गया। मिर्ज़ा ज़हीर ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, और मैं समझता हूँ कि इसमें सरासर कसूर लड़कों ही का था। आजकल के जवानों में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं रहा। ज़रा सी बात पर आग बगोला हो जाते हैं और बुज़ुर्गों का एहतराम तो शायद इनके दिलो दिमाग से उठ ही गया है। गवाह अपने वकील का रटाया हुआ सबक सुना रहा था। वकील इस्तग़ासा की तसल्ली न हुई। उसने पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक आपने तनाज़े की वजह नहीं बताई। मैंने कहा ना, बहुत मामूली सी बात थी। वह उस बात में सर हिलाते हुए बोला, इन लोगों के सालन में एक मक्खी निकल आई थी। उन्होंने सालन की प्लेट देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले टेबल मैन ने मामले को समझाने की कोशिश की। जब ये सूरत हाल उसके काबू में न रही तो सेठ को मुदाखलत करना पड़ी। सेठ ने बेरे को हुक्म दिया कि वह इन लोगों को नया सालन ला दे, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। यूँ महसूस होता था कि वो लड़ाई झगड़े का इरादा करके घर से निकले हों।
वो सेठ को और इसके होटल के खानों को मुसलसल लान तान कर रहे थे। जब ये सूरत हाल बर्दाश्त से बाहर हो गई तो सेठ ने मजबूरन अपने मुलाजमीन की मदद से इन्हें होटल से बाहर निकाल दिया। बात मुकम्मल करने के बाद इस्तगासा का गवाह हाँफने लगा। यूं महसूस होता था जैसे वो मीलों दूर से अंधाधुंध दौड़ता हुआ आया हो। इसके खामोश होते ही वकील इस्तगासा ने बड़े शातिराना अंदाज में अगला सवाल ताक दिया और सेठ मंसूर का इंतहाई मजबूरी में उठाया हुआ ये कदम नौजवान नस्ल के इन सिपहसालारों को पसंद नहीं आया था। इन्हें अपनी बेइज्जती का बड़ा मलाल था और वहाँ से रुखसत होने से पहले उन्होंने मकतूल सेठ मंसूर को खतरनाक धमकियाँ भी दी थीं। जी हाँ, ऐसा हुआ था और ये काम सिर्फ इस नौजवान ने किया था। मिर्जा ज़हीर ने एक्यूज बॉक्स में खड़े मुल्जिम खलील खान की जानिब इशारा करते हुए कहा। दूसरा बेचारा तो खामोश खड़ा था। ज़्यादा जलाल इसी को आ रहा था। इसने अपने जलाल का इजहार किन अल्फाज में किया था? वकील इस्तगासा ने तीखे लहजे में इस्तफसार किया। इसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में सेठ मंसूर को धमकी दी थी। मिर्जा ज़हीर ने फूली हुई सांस के साथ बताया, तुम जो भी कर रहे हो वो अपने हक में बहुत बुरा कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। जल्दी तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। और इसी रात फायरिंग करके सेठ मंसूर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वकील इस्तगासा ने लास्ट लाइन स्टोरी के मानिंद अपनी जिरह को मुकम्मल करते हुए कहा। जी हाँ, गवाह ने बड़ी फर्माबरदारी से इस बात में गर्दन हिला दी। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, वकील इस्तगासा ने फैसलाकुन लहजे में कहा। अगरचे कत्ल होने वाले किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में मिलने वाली इस नौइयत की संगीन धमकी बड़ी अहमियत की हामिल होती है, लेकिन दूसरी जानिब काजी तमीज़ुद्दीन की गवाही की शक्ल में मुल्जिम को एक बहुत बड़ी पनाह या ढाल हासिल थी। लिहाजा इस्तगासा मेरे मौकिल का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। चंद लम्हात तक मैं कटहरे में खड़े इस्तगासा के गवाह मिस्टर मिर्जा ज़हीर को देखता रहा। फिर अपनी मालूमात की रोशनी में मैंने जिरह का आगाज़ किया। मिस्टर ज़हीर, आपको तो मकतूल के होटल से बड़ी मोहब्बत थी। दिन का बेशतर हिस्सा आप वहीं पर गुजारते थे। मकतूल ने आपको ख़ास रियायत दे रखी थी और कोई भी वेटर आपको टेबल पर से उठाने की कोशिश नहीं करता था, चाहे आप कुछ खा पी रहे हों या ऐसे ही खामखाम बैठे हों। और मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करते हुए कहा, और आप जब ऐसे ही खामखाम भी बैठते थे तो कुछ न कुछ करते नज़र आते थे। कभी अखबार पढ़ते हुए, कभी मोम में और पज़ल हल करते हुए, कभी प्राइस बोर्ड के आंकड़े तरतीब देते हुए और कभी चुपचाप खला में घूरते हुए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, उसने मेरी बात की तस्दीक करते हुए कहा। एक अरसे से मेरे मामूलात यही थे। मेरे दो ही ठिकाने थे, रात में घर और दिन में होटल। लेकिन मकतूल सेठ मंसूर की मौत के बाद से होटल बंद पड़ा है और मैं खासा डिस्टर्ब हूँ। समझ में नहीं आ रहा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं मिस्टर ज़हीर, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। इस केस का फैसला एक आध पेशी में ही हो जाएगा। इसके बाद मकतूल का बेटा मसरूर होटल को नए सिरे से शुरू करेगा। मसरूर साहब इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब वो अपने मरहूम वालिद के कारोबार को शुरू करें तो मिस्टर ज़हीर का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ऐसे गाहक होटल के नसीब में नहीं होते। थैंक यू वकील साहब, मिर्ज़ा ज़हीर ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा। मैंने जिरह को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर ज़हीर, मेरी मालूमात के मुताबिक मुल्जिम भी अक्सर व बेशतर मकतूल के होटल में खाने पीने के लिए बैठ जाता था, खुसूसन जब उसका दोस्त नदीम आया हुआ होता तो वो दोनों घंटा 2 घंटा होटल में गुजारते थे। आप चूँकि मज़कूरा होटल के मुस्तकिल गाहक थे, लिहाजा मुल्जिम को शक्ल सूरत से अच्छी तरह पहचानते होंगे। जी हाँ, उसने उस बात में सर हिलाया। मैंने मुल्जिम को मुत्तईद बार होटल में बैठकर खाते पीते देखा था, बकुआ की शाम को छोड़कर। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, क्या कभी मुल्जिम का मकतूल के साथ झगड़ा हुआ था? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, मैंने ऐसा कोई वाक़या कभी रूनुमा होते नहीं देखा। मुल्जिम ने कभी होटल के अमले के साथ कोई बदतमीज़ी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ आने वाले किसी दूसरे गाहक के साथ कोई बदकलामी की हो? कतई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्जिम बुनियादी तौर पर तबन और फितरतन एक अमन पसंद, सुलहजू और खुश अखलाक इंसान है ना? हाँ,
मैंने मिर्ज़ा ज़हीर को ऐसे फ्रेम में फिट कर दिया था कि वो मेरी राय से इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता था। हैरत का इजहार करते हुए बोला, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस नौजवान को बकुआ की शाम आखिर हो क्या गया था। यह हकीकत बहुत जल्द आपकी समझ में आ जाएगी मिस्टर ज़हीर, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। कभी कभी किसी बेतदाली पर खून जोश मारने लगता है। ये जवानी दीवानी होती है। आपकी जवानी में भी ऐसे ही जोशीले वाक़यात हुए होंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, वो जज्बात से बोझल आवाज़ में बोला। एक मर्तबा मैंने अपने पड़ोसी के माली को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। यूँ महसूस होता था कि वो अपनी जवानी के दौर में पहुंच गया हो। इन दिनों इल्मास से मेरा इश्क चल रहा था, जो हमारे पड़ोस में रहती थी, और वो कमबख्त माली इल्मास के बाप को मेरे बारे में उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाता रहता था। मिस्टर ज़हीर, मैंने इसकी लव स्टोरी को ब्रेक लगाते हुए कहा, मुलजिम के साथ पेश आने वाला वाक़या आपके माजी की याद से कतई मुख्तलिफ है। यहाँ ना तो कोई इश्किया मामला था और ना ही मेरे मुवक्किल ने किसी को मार मार कर लहूलुहान किया था। बहरहाल आपने बड़े मोतबर अंदाज में इस अमर की तस्दीक कर दी है कि मुलजिम की मकतूल के साथ कोई देरीना चपकलिश या दुश्मनी नहीं थी और वह एक बाइखलाक और शरीफ-उन-नफ्स इंसान है। अमन पसंद सुलहजू, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैंने जज की सिमत देखते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। जज ने निगाह उठाकर दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा। क्लॉक 10:10 का वक्त बता रहा था। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, बेग साहब, आपका गवाह काजी तमीज़ुद्दीन तो 11 और 11:30 बजे के दरमियान आएगा। क्यों न इस तकाज़ा के एक और गवाह को निपटा लिया जाए। बहुत मुनासिब है जनाब आली, मैंने फर्माबरदारी से कहा। जज ने वकील इस्तग़ासा से पूछा, आप किसी और गवाह को पेश करने के लिए तैयार हैं। जनाब आली, आज इस्तग़ासा के 2 गवाह अदालत में हाजिर हुए थे। वकील इस्तग़ासा ने जवाब दिया। मिर्ज़ा ज़हीर अपनी गवाही मुकम्मल करके अदालत के कमरे से बाहर जा चुके हैं। दूसरा गवाह मकतूल का बावर्ची इरशाद अली बाहर मौजूद है। मैंने बेसाख्ता कहा, इस्तग़ासा का सबसे अहम गवाह इरशाद अली, जिसकी आंखों के सामने इसके मालिक सेठ मंजूर को कत्ल किया गया, सबसे पहले तो इसी को पेश किया जाना चाहिए था। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर जज ने वकील इस्तग़ासा को हुक्म दिया, आप मिस्टर इरशाद अली को गवाही के लिए अंदर बुला लें। अदालत के दस्तूर और उसूल के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ एक ही गवाह को शहादत के लिए कटहरे में बुलाया जाता है, ताकि इसके बयान और जवाबात से दूसरे गवाहों की शहादत मुतासिर न हो। बाकी जितने भी गवाह हाजिर हों, इन्हें अदालत के कमरे से बाहर दूसरी महफूज जगह पर बिठाया जाता है, और कार्रवाई अगर आम से केस की हो तो मज़कूरा गवाहान अदालत के बरामदे में बिछी 24 बेंचों पर भी बराए जमान दिखाई देते हैं। इरशाद अली की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। वो दरमियाने कद और दुबले पतले जिस्म का मालिक एक आम सी सूरत वाला शख्स था। चेहरा कदरे लमूतरा और रंगत गंदुमी। उसने सच बोलने का हलफ उठाया, फिर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ये बयान इससे पहले पुलिस को दिए गए बयान की फ़ोटो कॉपी था। मुझे इसमें कोई भी नई बात महसूस नहीं हुई, बस जुमलों, अल्फाज और वाक़यात की तरतीब के घुमाव फिराव के बाद ये बिल्कुल वैसा ही बयान था। वकील इस्तग़ासा जज की इजाज़त हासिल करके गवाह वाले कटहरे के पास पहुंचा। फिर मुख्तलिफ नौइयत के सवालात के ज़रिए वो मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि सेठ मंसूर को मेरे मुवक्किल के सिवा और किसी ने कत्ल नहीं किया। मैं वकील मुखालिफ के तरीक़ाए वारदात को अच्छी तरह समझ रहा था, मगर मुझे इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ था। वकील इस्तग़ासा का ज़्यादा ज़ोर मुलजिम के कहे हुए अल्फाज की तरफ था, जिसमें मुलजिम ने मकतूल को ख़तरनाक नताइज की धमकी दी थी, वग़ैरह वग़ैरह। मैं सब्र व सुकून के साथ वकील इस्तग़ासा की मेहनत का तमाशा देखता रहा। एक बात मैंने ख़ास तौर पर महसूस की कि वो बाद सवालात को खामख़ा दोहराकर वक्त बर्बाद कर रहा था। वो इस कोशिश में दिखाई देता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो पी जाए और मेरे हिस्से में चंद लम्हात ही आएँ, या फिर वो काजी तमीज़ुद्दीन की गवाही से खाइफ था और चाहता था कि आज का दिन इरशाद अली के साथ ही बिताया जाए। काजी साहब को बाद में देखा जाएगा। ज़ाहिर है, जिस गवाह की शहादत चल रही थी, जब तक इस पर जिरा मुकम्मल ना हो जाती, दूसरे गवाह को पेश नहीं किया जा सकता था। मगर वकील इस्तग़ासा बेचारा
ये नहीं जानता था कि मैं इसके गवाह के साथ कौन सा हाथ करने का इरादा किए बैठा हूँ। मैं दिल ही दिल में इसकी बेखबरी पर मुस्कुराकर रह गया। खुदा खुदा करके उसने 11 बजे गवाह को फारिग किया तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, इरशाद अली, तुम्हें मकतूल सेठ के होटल पर काम करते हुए कितना अरसा हुआ था? मैं इसलिए कह रहा था हुआ था कि मेरे एदाद शुमार के मुताबिक आइंदा ज़िंदगी में तुम्हें कभी वहाँ काम करने का मौका नहीं मिल सकेगा, और वो भी इस शर्त पर कि अगर ज़िंदगी सलामत रही तो। मैंने मायने खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, वकील साहब, आप तो खामखा डराने वाली बातें कर रहे हैं। मैं तो महज डराने वाली बातें कर रहा हूँ, जबकि तुम ऐसे काम करते हुए भी नहीं डरते। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ इरशाद। अगर कल कला सेठ मंजूर के बेटे ने इस होटल लाइन के बिजनेस को जारी भी रखा तो वो तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने होटल में कदम नहीं रखने देगा। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर बोला, तुम मकतूल के पास कब से काम कर रहे थे? मेरी इस नौयत की जिरा ने इस तकाज़ा के गवाह को तो परेशान किया ही था, इसके साथ ही हाज़रीन अदालत भी उलझी हुई सवालिया नज़रों से मुझे ही देख रहे थे। पता नहीं मैं जिरा के थैले में से हक़ाइक़ की कौन सी बिल्ली बरामद करने वाला हूँ। इरशाद अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, 5 साल से। तुम्हारी रिहाइश नागन चौरंगी के इलाके में है। मैंने चिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ कराची ही से है? मेरा मतलब है कि क्या तुम यहीं की पैदाइश हो? नहीं जनाब, मेरा ताल्लुक़ भावलपुर से है, उसने बताया। मैं 8 साल पहले कराची आया था। बावर्चीगिरी का काम भी मैंने इधर ही सीखा है। पहले इधर उधर 2-3 होटलों में काम किया, फिर सेठ मंजूर के पास आ गया और पिछले 5 साल से मैं इधर ही काम कर रहा था। वेरी गुड। मैंने इस तरह मुस्कुराकर इसे देखा जैसे बिल्ली झपट्टा मारने से पहले मुस्कुराकर मायनेखेज अंदाज में अपने शिकार को देखती है। तुम्हें काफ़ी अरसा हो गया कराची में, अब तक तुमने अपना ज़ाती घर तो बना ही लिया होगा। नहीं जनाब, मैं किराए के क्वार्टर में रहता हूँ, उसने बताया। अपना घर करना इतना आसान काम नहीं है। सेठ इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं देता कि बचत करके ज़ाती घर का बंदोबस्त किया जा सके। ओह, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में सांस खारिज की और फिर कहा, मकतूल तुम्हें कितनी तनख्वाह दे रहा था? सिर्फ 800 रुपये, उसने जवाब दिया। 800 रुपये माहाना उजरत कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले इसे मामूली तनख्वाह भी नहीं कहा जा सकता था। मैंने अगला सवाल किया, इरशाद अली, तो इसका मतलब है कि तुम जब से कराची में हो किराए के क्वार्टर ही में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो? ना तो तुम ज़ाती घर खरीद सके और ना ही कोई प्लाट या फ्लैट वगैरह बुक करवाया। बिल्कुल नहीं जनाब, वो जल्दी से इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फ्लैट या घर तो मेरा ख्वाब है जो लगता है कि कभी नहीं पूरा होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है इरशाद अली, मैंने तंजिया लहजे में कहा। समझो कि तुम्हारा ख्वाब भी पूरा होने ही वाला है। जज जी, वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा, फिर मुझसे बोला, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, मैंने उसकी हालत से महसूस होते हुए कहा। जो ख्वाब आज पूरा होता नज़र नहीं आ रहा वो कल भी पूरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें दिल छोटा और दिमाग मोटा करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, वो गड़बड़ाकर बोला। मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस तकाज़ा के गवाह के गिर्द घेरा तंग करते हुए कहा, इरशाद अली, बकुआ की रात तुम और सेठ मंजूर होटल बंद करके घर की तरफ रवाना हुए। मकतूल सेठ तुम्हें नागन चौरंगी पर ड्रॉप करके मामूल के मुताबिक अपने घर की जानिब रवाना हो जाया करता था, लेकिन इस रात ये मामूल बरकरार न रह सका। तुम्हारे सेठ को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और तुम एक मुश्किल में फंस गए। मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो धीरे से बोला। मैंने पूछा, बकुआ के रोज़ मकतूल ने किस किस्म का लिबास पहन रखा था? नीले रंग का शलवार कमीज़ और काली बास्केट। ये वही बास्केट है ना जिसके अंदरूनी जेब में मकतूल ने कमोबेश 5000 रुपये रखे हुए थे? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसे देखा। सेठ को
قتل کرنے کے بعد حملہ آور اس کی جیب میں سے یہ رقم بھی نکال کر لے گیا تھا۔ تمام تر افسوسناک واقعہ تمہاری نظروں کے سامنے پیش آیا تھا، ہے نا؟ اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ اور تم نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا؟ کتھئی شلوار قمیض۔ ملزم کا لباس بھی تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا۔ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ان لمحات میں وہ مجھے خاصا متذبذب دکھائی دیا۔ میں نے ابرو چڑھاتے ہوئے کہا، یہ واردات تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آئی تھی، ٹھیک ہے؟ ملزم نے اپنے چہرے پر ڈھانٹا لگا رکھا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس نے اپنا پورا بدن ڈھانٹے میں چھپایا ہوا ہو۔ تمہیں ملزم کے لباس کے بارے میں بتانے کے لیے اتنے سوچ بچار کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جی، مجھے یاد آ گیا، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ ملزم اس وقت نیلی پتلون اور شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ پکا؟ میں نے اسے نائلون کی ڈوری سے باندھتے ہوئے پوچھا، یہ نہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد تمہیں کچھ اور یاد آ جائے۔ نہیں جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ واردات کے وقت ملزم نے نیلی پتلون اور سرخ شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، جس لباس کا تذکرہ استغاثہ کا گواہ ارشاد علی نے کیا ہے، وہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم خلیل خان نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب وہ بقوا کی شام اپنے دوست ندیم کے ہمراہ مقتول کے ہوٹل میں کھانے پینے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن جب ندیم کے ساتھ اس کا بورڈ آفس جانے کا پروگرام بن گیا تو اس نے گھر جا کر اپنی روانگی کی اطلاع دینے کے علاوہ لباس بھی تبدیل کر لیا تھا، اور یہ نیا لباس سفید شلوار قمیض اور سیاہ سوٹر پر مشتمل تھا، جس کی گواہی ملزم کے گھر والے ندیم اور ندیم کے والد قاضی تمیز الدین دے سکتے ہیں۔ ملزم اسی لباس میں ندیم کے گھر میں موجود رہا اور انہی کپڑوں میں واپس آیا تھا۔ لیکن ارشاد علی کو اتنا بڑا مشاہداتی دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج نے مجھ سے دریافت کیا۔ جناب عالی، گواہ کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وقوع کے روز جب ملزم اور اس کے دوست ندیم کو زبردستی ہوٹل سے نکالا گیا تو اس کے بعد سے گواہ نے ملزم کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے کاسٹیوم کا پرانا ورژن استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جج کے استفسار میں دلچسپی کے ساتھ ہی بے حد اصرار بھی شامل ہو گیا تھا۔ ارشاد کی ملزم سے کیا دشمنی ہے؟ ملزم اور اس کے بڑے بھائی شکیل خان سے پولیس کی دشمنی کی تفصیل تو میں معزز عدالت کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ استغاثہ کے گواہ ارشاد علی نے جیسے ہی خلیل خان کا نام پیش کیا، ان کی عید ہو گئی۔ ہاتھ، پاؤں، زبان اور دماغ کو زحمت دیے بغیر انہوں نے ملزم کو مجرم سمجھ لیا۔ اب استغاثہ کے گواہ ارشاد علی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ میرے موکل نے اس کے خاندان کے کتنے افراد کو ماضی میں قربانی کا بکرا بنایا تھا؟ میں ایک مرتبہ پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ندیم کی فراہم کردہ معلومات کو استعمال کرنے کا اس سے زیادہ مناسب کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نوجوان نے حق دوستی بڑے شاندار طریقے سے ادا کیا تھا۔ ارشاد علی، تم گزشتہ 8 سال سے کراچی میں مقیم ہو، سوراب گوٹ کا نام تو تم نے سن رکھا ہوگا؟ جی ہاں، میں وہاں 1-2 مرتبہ گیا بھی ہوں۔ سوراب گوٹ میں مین روڈ پر مکہ بلڈرز ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ جج، جی نہیں، وہ بدکا، میں کسی مکہ بلڈر سے واقف نہیں ہوں، میں نے چوہے بلی کا کھیل جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ ارشاد علی، میں نے سنا ہے کہ پچھلے دنوں تمہارا کوئی پرائز بانڈ لگا تھا۔ جناب میری قسمت ایسی کہاں، وہ مایوسی سے بولا، پھر کوئی BC نکلی ہوگی، میں نے کبھی کمیٹی ڈالی ہی نہیں، تو نکلے گی کہاں سے؟ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کوئی بڑی رقم تمہاری جیب میں نہیں آئی؟ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا، اتنی رقم جس سے جیب بھر جائے؟ وہ بولا، وکیل صاحب، غریب آدمی کے لیے سب سے بڑی رقم اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ سیٹھ مہینے کے شروع میں جب مجھے تنخواہ دیتا تو میری جیب بھر جاتی تھی، لیکن 800 روپے کی رقم کو بڑی رقم تو نہیں کہا جا سکتا نا؟ بالکل درست، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پوچھا، ارشاد علی، کبھی گلزار ہجری جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں جناب، یہ نام تو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، اپنی ہی دھن میں پوچھتا چلا گیا، وہاں ایک بہت بڑی رہائشی اسکیم کے لیے فلیٹس کی بکنگ ہو رہی ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں،
वो खासा नर्वस हो रहा था। इस प्रोजेक्ट की बुकिंग मक्का बिल्डर्स वाले कर रहे हैं। जनाब, मैंने कहा है ना। वो एकदम हाथे से उखड़ गया। मैं मक्का बिल्डर्स और गुलजार हिजरी की किसी रिहायशी स्कीम से वाकिफ नहीं हूँ। आप खामखा ये सवालात मुझसे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मेरे लहजे में सख्ती दर आई। 11 फरवरी को मक्का बिल्डर्स गुलजार हिजरी के फ्लैट नंबर B12 की बुकिंग में 5000 से की गई है और बुकिंग कराने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम इरशाद अली तुम हो। तुम मोजिज़ अदालत को बताओ कि तुम्हारे पास वो 5000 रुपये की रकम कहाँ से आई थी। मम मैंने किसी को कत्ल मम मेरा मतलब है मेरे पास रकम मैं क्यों बताऊं? आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं। वो अपने बेरब जुमलों को अधूरा छोड़कर कटहरे से बाहर निकल आया। अंदाज ऐसा ही था कि जैसे वो मुझ पर हमलावर होगा। वो बड़े जारहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा भी। मैं यकदम मोहतात और डिफेंसिव हो गया, लेकिन इसने मुझ पर अटैक नहीं किया बल्कि मेरे करीब से गुजरते हुए तेजी से अदालत के दरवाजे की जानिब बढ़ा। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब हाथ उठाकर बावाज़े बुलंद ये नारा लगाया, पकड़ो, जाने न पाए। इसी ने अपने सेठ मंजूर की जान ली है। इंक्वायरी ऑफिसर और मखसूस अदालती अमला बड़ी सूरत से हरकत में आया। अदालत के कमरे में से किसी शख्स का यूं दुब दबाकर भाग निकलना आसान नहीं होता। पलक झपकते में इरशाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। आइंदा पेशी पर मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। पहली पेशी के इख्तितामी लम्हात बड़े सनसनीखेज, इंकिशाफ अंगेज और हैरत अंगेज रहे थे। मेरी कड़ी जिरा के जवाब में इस तगासा के गवाह मिस्टर इरशाद अली के जुर्म का गुब्बारा एक धमाके से फट गया था। इधर उसकी गिरफ्तारी अमल में आई, उधर पट्टेदार ने कमरे में आकर बताया कि काजी तमीज़ुद्दीन साहब बाहर मौजूद हैं। काजी साहब को फौरन गवाही के लिए अंदर बुला लिया गया। चंद लम्हात कब्ल अदालत के कमरे में जो कुछ पेश आ चुका था, इसके बाद काजी तमीज़ुद्दीन की गवाही महज खानापुरी की हैसियत की हामिल साबित हुई। बहरहाल जज ने अदालती कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद फैसले के लिए 3 रोज़ बाद की तारीख दे दी थी। फिर आज मेरे मुवक्किल के हक़ में फैसला सुना दिया गया। खलील खान की बाइज्जत बर्रियत की सबसे ज़्यादा खुशी उसके बड़े भाई शकील खान को हुई थी। उसने फैसले के रोज़ मुझसे कहा, बेग साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने जो भी किया है इसे नदीम की भागदौड़ और कोशिश से कमाल हासिल हुआ है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं अपनी तगोदो से अपने मुवक्किल को बासानी बेगुनाह साबित कर सकता था, लेकिन नदीम की फराहम करदा मालूमात ने तो असल मुजरिम को भी बेनकाब कर दिया। नदीम और उसके वालिद तमीज़ुद्दीन का तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला, मगर आपने खलील को बेगुनाह साबित करने के लिए जो कुछ किया वो काबिल तहसीन और नाकाबिल फरामोश है। अगर आप जैसे दर्जन 2 दर्जन अफराद इस मुल्क में और नुमायां हो जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि ये मुल्क इंसानों के रहने के लिए एक मिसाली धरती साबित होगा। वो खासा जज्बाती हो रहा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शकील साहब, बात दर्जन 2 दर्जन या 1000 की नहीं बल्कि फ़र्ज़शनासी और एहसास ज़िम्मेदारी की है। अगर हमारे मुल्क के अवाम इन नुकात को समझ लें तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये मुल्क खुद ब खुद यूटोपिया बन जाएगा। अब बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो ख्यालों में खो गया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि आपने पुलिस वालों के दांत खट्टे कर दिए हैं। इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं शकील साहब। जी, क्या मतलब? वो उलझनज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये लोग दांतों से खाते हैं और दांत खट्टे हो जाने के बाद खाना छोड़ देंगे, तो आपका ख्याल गलत है शकील साहब। फिर इसकी हैरत दो चंद हो गई। मैं इस शहर के 2 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन वो खाने के मामले में पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर हैं और खा खा कर सरकारी सांड बने हुए हैं। वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। मैंने कंधे उचका दिए।